एम्ब्रायो जो होगा वो एम्ब्रायो होगा, ठीक है। 8 वीक तक जो अगर वो स्टेज है वो कैसा है, एम्ब्रायोनिक स्टेजेज होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं याद करने की वजह से यहाँ पे इस तरह की ट्रिक लेकर के आया और बताया, ठीक है। फिर हम लोग जनरली जब इस चैप्टर में जाएंगे तो और बहुत सारे ट्रिक है, तो याद रहेगा आपको हर कि एम्ब्रायो ई से है और उसको इधर से पूरे ई को पैक करो तो देखने में न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा लगता है, 8 की तरह लगता है, तो वो 8 वीक तक के हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। गलत सही, बहुत लोगों ने सही भी बोला, गलत नहीं बोलता मैं किसी को, आपने कोशिश की। अदर देन स्टूडेंट से बहुत अच्छे मुझे लगते हैं जो कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, हम लोग आ जाते हैं अपने इस पे, तो ब्लड सप्लाई जो हम जस्ट यहाँ पे इसलिए एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम लोग देखिए, ड्यूडेनम इज पार्शली डेवलप फ्रॉम फॉरगेट एंड पार्शली डेवलप फ्रॉम मिडगट। तो जो फॉरगेट से डेवलपमेंट है जो पार्ट, उसकी सप्लाई कहाँ से होगी, सुपेरियर पेनक्रिएटियो ड्यूडेनल आर्टरी। जो मिडगट से डेवलप्ड है उसकी सप्लाई कहाँ से होगी, इंफीरियर पेनक्रिएटियो ड्यूडेनल आर्टरी। दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम यहाँ तक रिकॉल की क्लासेस थी, रिकैप की क्लासेस थी, आप लोगों को मैंने याद कराया लास्ट की क्लासेस में जो हम लोगों ने बात किया था। आज की क्लास में अब जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो हमारा एक फ्रेश और न्यू लेक्चर्स होंगे, ओके। तो अब हम लोग आ जाते हैं आज की फ्रेश क्लास के अंदर में। फ्रेश क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जेजिनम एंड एलियम। क्या चीज देखेंगे, एक मिनट। जैजिनम आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा हूँ, जैजिनम एंड इलियम, बहुत छोटा सा टॉपिक है और मे भी हम लोग कुछ नई चीज़ों भी आज ही की क्लास में स्टार्ट भी कर लेंगे। जैजिनम एंड इलियंस में सबसे पहले हम आपको यहाँ पे जो दिख रहे होंगे, मैं आपको जैजिनम के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले डेफिनेटली मैं कुछ देखो कि जब भी चीज़ें आती है तो नाम सुनने को नया मिलता है, तो भाई ये नाम किधर से आया। तो एक्चुअली क्या है, देखिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, क्या कहते हैं कि एग्जाम में इस तरह की चीजें नहीं पूछती कि जैजिनम का नाम क्यों, लेकिन आप पढ़ रहे हो ना, अच्छे स्टूडेंट बनना चाह रहे हो, अपनी पूरी स्किल को भी अच्छी डेवलप करना चाह रहे हो, तो हर चीज पे थोड़ी थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। जो चीज आपके लिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं वो चीज भी आपको क्लियरफाई, कौन प्रैक्टिकली आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर चीजों को कौन कौन सी ऐसी चीजें आपकी स्किल को डेवलपमेंट करेगी, आपकी और आपके अंदर वो क्या कहते हैं ना, समंदर बनाएगा नॉलेज का, वो ये चीज में कल के डेट में आपकी भी एक पैशन कहीं बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, टीचिंग पैशन। तो ये सब जो टीचिंग पैशन की टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है खास करके। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस भी करें, अपनी इतने अच्छे से पढ़े कि टीचिंग टीचर भी बने। टीचर बनना बहुत अच्छा लगता है मुझे, भाई प्रोफेशन डॉक्टर, बट टीचिंग बहुत लवली है यार, बहुत मजा आता है, ठीक है। तो हम लोग जैजिनम की बात करें, जैजिनम का नाम जैजिनम क्यों पड़ा, ठीक है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो लैटिन वर्ड है जेजुनस, JEJUNUS, NUM की जगह ना NUS आस लास्ट में जो है ना एस सिर्फ लगा दो, जेजुनस। इसके मतलब क्या आते हैं, फास्टिंग, जैसा कि देखा क्या मतलब फास्टिंग, खाली, ठीक है। इसके मतलब आपको सिर्फ फास्टिंग और ये जेजिनम, तो ये कहाँ से कहानी आ गई फिर। तो एक्चुअली क्या होता है, जब जेजिनम और इलियम के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो जेजिनम होते हैं वो खाली होते हैं, इनफिनिटी होते हैं। लोग डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पे देख भी लेंगे। अभी जब नाम की नॉमिनक्लेचर में बता रहा हूँ क्या, एम्प्टी होते हैं। तो अब हम लोग खाली पेट होते क्या बोलते हैं, फास्टिंग बोलते हैं ना। तो वही से उसी सेंस में इस दोनों के कंपेयर में देखा, ताकि ये जो जेजिनम है वो एम्प्टी है, इस वजह से यहाँ पे जो नाम आ गया इसका जेजिनम। फिर एलियम का नाम क्यों एलियम है, तो एलियम, एलियम जो यहाँ पे है ये भी एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ, जिसके मतलब ट्विस्टिंग अप टाइटली, यानी टाइट को बहुत ज्यादा ट्विस्ट, आप देखते हो ना स्मॉल इंटेस्टाइन कितना ज्यादा ट्विस्टिंग है, कर्व ये वो दिस दैट, ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से हम इसको एलियम बोलते हैं। तो दैट्स ऑल, हमने जेजिनम नाम दिया, इसलिए मैं इसको नोट्स नहीं देता हूँ, बस आपको ये चीजों पे सिर्फ कंसंट्रेट कर देता हूँ कि चीजें क्या है, ठीक है। जेजिनम, एलियंस, ये चीजें आ गई। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में कंफ्यूजन करने वाली चीजें आएंगी, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हुआ प्लीज थोड़ा सा म्यूट रखो आप अपनी साइड से। 1XL3 कौन है भाई, आप नाम तो लिख रखे रखे नहीं है आपने, तो प्लीज म्यूट रखो, अदरवाइज दिक्कत हो करोगे आप तो मुझे सडनली रिमूव कर। प्लीज रिमूव कर लें आप। चलिए ठीक है, हम लोग क्लास करते हैं अच्छे से, डिस्टर्ब एलिमेंट क्लास में अलाउड नहीं है।
कितने सारे अच्छे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम बीच में एक डिस्टर्ब करेंगे तो फिर सारे स्टूडेंट की मेहनत कंसंट्रेशन सारे खराब हो जाएगी। हाँ, हम लोग आ रहे थे कहाँ पे, इधर एलियम्स की मैं बात कर रहा था। जो आई, अब स्पेलिंग देखो, ILEUM, एलियम। एक वर्ड मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर हम आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मैं तब बताऊंगा आपको। एक वर्ड आपको याद करना, कॉपी पेन आप लोग फटाक से निकाल लो और एक वर्ड लिखो, इंट्रो। मैं ENTRO, इसके आगे इक्वल करके लिख लो। इंट्रो का मतलब होता है इंटेरो, इंट्रो नहीं इंटेरो, सॉरी इंट्रो हो गया ये, इंटेरो। इंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, सीधी सी बात। क्या होता है इंटेरो का मतलब? इंटेस्टाइन। आपको याद रखना, एक वर्ड मिल, जैसे कि आपको मिलेगा इंटेरोकोलाइटिस, मिलेगा आगे चल के इंटेरोकोलाइटिस, मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ क्या, कोलन, इंटेस्टाइन, यानी कि पूरे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन को इंटेरोकोलाइटिस बोलते हैं। खैर ये वहां की बात, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंट्रो वर्ड कह रहा हूँ याद रखने के लिए, बहुत ही कंफ्यूजन आज आपका दूर मैं करूंगा यहाँ पे। जस्ट इंटेरो का मतलब इंटेस्टाइन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लास की टॉपिक पे। ये मैं क्यों बताया, कितना इंपॉर्टेंट, अभी आपके जब निमोनिक्स में बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा याद करने का तरीका, कंफ्यूजन जो आती है एग्जामिनेशन में, वो चीज आपका मैं दूर करूंगा यहाँ पे। हाँ, देखिए, एक होता है इलियम, एक और होता है, आप जब पढ़ोगे आगे, अभी जब मैं बोन्स पढ़ाऊंगा आपको, और जब बोन हम लोग पढ़ाएंगे तो बोन पढ़ते पढ़ते एक बार बोन पढ़ेंगे हिप बोन, जो कमर की हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं हिप बोन। उसमें एक बोन जो है हिप बोन, 3 बोन का फ्यूजन है, उसमें एक बोन का नाम होता है इलियम। आई, मैं कैपिटल आई लिख रहा हूं, ठीक है, ILI, फिर से UM, U और M। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग देख रहे होंगे, तो आपका जो वो इलियम था जो मैं आपको अभी इंटेस्टाइन वाले स्पेलिंग में दिखाया, मैं ला रहा हूँ वहां पे इस चीज को, देख रहे हैं। और इसमें फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं है, सिवाय एक जगह पे क्या है, IL के बाद इंटेस्टाइन वाले में ई है, और ILIUM एलियम, इसमें जो बोन वाला है, जो इलियम जिसमें पार्ट्स ऑफ हिप बोन्स का एक पार्ट है, इलियम एक बोन है, उसमें सिर्फ आई आ चुका है, तो एक माइनर डिफरेंस है। तो कहीं कहीं जब आप एग्जाम में आपको लिखेगा शॉर्ट नॉट ऑन इलियम, तो भाई आप इलियम सुनते, बहुत ज्यादा लोग स्टूडेंट इंटेस्टाइन में सुन के आते हैं और रगड़ के लिख दिया, पता नहीं स्पेलिंग आपका देख लो भाई। वो बोन के बारे में आपसे पूछ रहे थे बच्चों, और आपसे जब वो बोन्स के बारे में कह रहे साइट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन इलियम, आपने पूरे मजे में क्या क्या इंटेस्टाइन पे लिख दिया, आपका 0 बट्टा सन्नाटा आपके नंबर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है, वो चीजें मैं आपको याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा यहाँ पे। आप एलियम में देखो कि ई वाला जो होगा, यानी कि एक ही चीज तो डिफरेंस है ना, एक ही चीज का डिफरेंस है, इधर में आई है, इधर में इंटेस्टाइन वाले में ई है। तो ई से क्या होता है इंटेरो, अभी मैं आपको जस्ट याद कराया था इंटेरो, इसलिए मैं पहले ही वो बताया इंटेरो। इंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, तो जो इलियम में ई आएगा वो इंटेरो वाला इलियम है, और इंटेरो का मतलब है इंटेस्टाइन। तो हमेशा और हमेशा आपको माइंड में क्रिएट करके रखना, ये दोनों वर्ड को बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके रखना है, ताकि आपके एग्जाम में एक वर्ड, एक लेटर, वर्ड भी नहीं, यहाँ पे एक लेटर का डिफरेंस होगा, और आप आंसर सीधा ऊपर नीचे करके चले आओगे, और आपके मार्क्स 0 बट्टे सन्नाटा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा है। आप लोग मैं ये इसमें, या फिर एमसीक्यू टाइप में दोनों एलियम दे दिया, ठीक है, तो उस टाइम में कंफ्यूजन होगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कौन एलियम इंटेस्टाइन वाला है और कौन सा एलियम बोन वाला, तो एक को अगर आप याद रखें कि ILE, जिसमें यानी ईओ, सर ने तो बताया था ई का मतलब इंटेरो, इंटेरो मतलब होता है इंटेस्टाइन, तो अच्छा यही वाला क्या है इंटेस्टाइन, क्या है यही वाला इंटेस्टाइन। कभी कभी किसी बुक में एक चीज और मैं बता दूं, किसी बुक में, बहुत कम बुक में देखा है कि जो आपका इंटेस्टाइन वाला एलियम है उसके ILIE भी लिखा गया है, लेकिन ई है, ई ऑलवेज है यहाँ पे, यानी कि आई भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन बहुत कम बुक में मैं देखता हूँ, और खास करके नेट वेट पे ये देखता हूँ, तो इसलिए उस पर ज्यादा बिलीव नहीं है। जो एनाटॉमी की बुक में वो ये स्पेलिंग, आपको इसी चीज को याद रखना, ये 110% करेक्ट है और सही है। बस मैं थोड़ा सा अलग बता देता हूँ आप लोग को, साइड से भी अवेयर रहे, कहीं पे आप देखोगे तो कोई बोलेगा तो बोले हाँ भाई हमारे सर ने या हमने ऐसा चीज पढ़ा है, ऐसा बहुत कम जगहों पर है, तो आप हर चीज से परफेक्ट बनो, मेरा एक
फंडा होता, सिर्फ आप नॉलेज थ्योरेटिकली माइंड पे रख लिए कुछ नहीं, आप अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो वैसे नॉलेज रख के क्या फायदा। आप अपनी नॉलेज को कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो अपने माइंड में से नॉलेज रख के कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीजें एक छोटी सी डिफरेंस थी। मैं ज्यादा फोकस करता हूँ इन सारी चीजों पर जहाँ पे आपको कंफ्यूजन वाली मैटर होते हैं। आप लोग को लग रहा होगा सर टाइम ये कर, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट करके आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग आ हेलो। जाते हैं हाँ हाँ बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ हाँ सर बोले। जैसे कि आपने अभी बताया ईलियम के बारे में कि जिस ईलियम में अगर ई होगा तो वह इंटेस्टाइन होगा, और जिसमें आई होगा तो वो किस में इन्वॉल्व होगा सर, उसका यूज कहाँ होता है? उसका यूज कहाँ होता है तो आपको मैं थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कर देता हूँ। तब बोन पे देखो, हम लोग जब हिप बोन्स पढ़ते हैं ना, सर क्या पढ़ते हैं, हिप बोन्स, तो वहां पे आ जाते हैं हम लोग। हिप बोन्स आ जाओ, आपको दिख रहे होंगे, सॉरी, यहाँ पे देख रहे, ILIUM, इलियम दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हिप बोन होते हैं ना, 3 बोन से बने होते हैं, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। तो ये इलियम का मतलब ये हिप बोन हुआ, ये हड्डी का नाम है, वहां पे यस इंटेस्टाइन का नाम। ठीक है, बात समझ यस में आ सर। गई, नो डाउट। यस सर। चले ठीक है, नो सर। बहुत अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे ये चीजों को करते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू लेक्चर पे आ जाते हैं, ये बेसिक चीजें थी। अब हम लिखते हैं कि जो जेजिनम है, हम दोनों साथ साथ पढ़े क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है। बोथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय द मेसेंट्री। जो दोनों आपका जो जेजिनम होते हैं और जो इलियम्स होते हैं वो आपके एब्डोमेन के आगे नहीं, पोस्टीरियरली। एब्डोमेन है पूरी तरह से, ये ट्रंक है बॉडी का जो मामले, तो थोड़ा पीछे की तरफ जाकर के एब्डोमिनल वॉल, जो हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, वहां पे जाकर के एक मेसेंट्री स्ट्रक्चर होता है, मेसेंट्री से अटैच्ड होते हैं बाय द पोस्टीरियर एब्डोमिनल बाय द मेसेंट्री। मेसेंट्री के साथ ये सस्पेंडेड होते हैं, यानी लटके हुए होते हैं, उसको सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। सीधी सी बात, सस्पेंड का मतलब लटकना, सीधी सी बात अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो उस तरह से होती है। अब भाई मेसेंट्री क्या होता है, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, अगर उसके अटैचमेंट्स को भी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्प्ले पे हम लोग इसको आ रहे हैं बार बार, इसको मैं क्लियर कर लूँ। तो एक स्ट्रक्चर्स आप लोगों के स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट करूंगा, जिससे कि आपको मेसेंट्री वर्ड देखने को मिलेगा और ये दिखने को मिल रहा होगा। देख रहे हैं आप लोग मेसेंट्री को? ये क्या है कि एक मेम्ब्रेन है, जो कि इधर देख रहे होंगे, इधर आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड है ये, और पीछे की तरफ ये जाकर के फिर आपकी इससे अटैच्ड होता है, जिससे कि ये क्या कर रहा है, एक लटका करके एक सस्पेंशन देता है। और भी कई फंक्शन है इसके मेसेंट्री के अपने हैं, फैट्स होते हैं इस पे, बहुत सारी चीजें, आर्टरी और नर्व की सप्लाई के लिए एक सप्लाई पैसेज देता है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो वो देखते हैं यहाँ पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, उसके थ्रू सस्पेंडेड होते, अटैच्ड होते, यानी कि एक सस्पेंशन देता है ये मेसेंट्री अपना, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर था अपना, पेरिटोनियम जो हमने बताया था, यहाँ पे इसे खास नाम एक मेसेंट्री दे दिया गया। ठीक है, तो मेसेंट्री भी आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा अपने लेक्चर को आगे करते हैं, और हम लोग आ जाते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे उसके बाद हमने देख लिया कि जेजिनम। अब पूरे जेजिनम आप कहोगे सर कि जेजिनम है और इलियम है, कहाँ से कहाँ तक जेजिनम है, कहाँ से कहाँ तक इलियम है? तो अपर 2/5 ऑफ द मोबाइल पार्ट, हमने मोबाइल पार्ट की बात करें क्योंकि फिक्स पार्ट तो ड्यूडम चला गया। अब बचा स्मॉल इंटेस्टाइन का मोबाइल पार्ट, जो कि जेजिनम एंड इलियम है। तो मोबाइल पार्ट का पहला ऊपर का जो 2/5 हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, जेजिनम कहलाएगा। अपर 2/5 पार्ट, शुरू के जो 2/5 पार्ट होंगे, वो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या कहलाएगा, जेजिनम कहलाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग द इलियम। अब नीचे बार जो रेस्ट जो बच जाएगा, क्या 2/5 अगर हो गया तो 3/5 बच जाएगा। द इलियम कंस्टिट्यूएंट, इलियम जो बने हुए होते हैं द लोअर 3/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि अब नीचे का जो 3/5 पार्ट बच गया, मोबाइल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो पूरा का पूरा जो हिस्सा होगा, वो पूरे के पूरे हिस्से को हम लोग बोलेंगे क्या, अपने
इलियम बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला सर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई बताओ जेजुनम इलियम साथ आप पढ़ रहे हो तो कहाँ से कहाँ है, तो बोलना कि यह ऐसा है कि जो अपर पार्ट ऑफ द 2/5 पार्ट ऑफ द मोबाइल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, शुरू के जो दो 2/5 हिस्से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको हम जेजुनम कहेंगे। लोअर के जो 3/5 हिस्से हैं ज्यादातर यानी कि बड़ा हो जाएगा आपका एलियम, तो 3/5 जो हिस्से उसे हम क्या कहते हैं एलियम कहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पे ये चीजें अब हम देख रहे हैं जो जेजुनम है एलियम कहाँ से कहाँ तक पूरे के अब देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली चीज है जहां पे ड्यूडेनम खत्म होगा वहां से जेजुनम स्टार्ट होगा, मैं आपको बताया उसके आगे का हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जेजुनम एलियम इज एक्सटेंड यानी कि फैला होता है फ्रॉम ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर टू द इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल मतलब इलियम का इलियो मतलब इलियल, और सीकम हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे शुरू होता है, तो दोनों का जंक्शन है, उस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। आप उस जंक्शन को अगर देखना चाहोगे तो मैं एक डायग्राम लाता हूँ, आप लोग अच्छे से देख पाओगे उस डायग्राम पे। ऑलरेडी डायग्राम बहुत बार आ चुका है लेकिन हम लोग उस चीज को मेंशन नहीं किए थे तो आपके सामने नहीं आ रहा था। हाँ, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो अगर आप बहुत ही जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं कि इलियोसिकल जंक्शन लिखा हुआ मिल भी रहा होगा आपको, यानी कि इलियम जहाँ खत्म हो रहा है और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू हो रहा है, इस दोनों के जंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इस चीजों में आपको। तो अब कोई आपसे पूछते भाई कि जो इलियम और जेजुनम के बीच सॉरी इलियम और जेजुनम के का एक्सटेंशन कहाँ से कहा था, तो आप 1 मिनट में आंख बंद इट्स एक्सटेंड फ्रॉम यानी इसकी शुरुआत डेड्यूनोजेजुनल फ्लेक्सर से होती है और ये कहाँ तक इलियोसिकल जंक्शन पे खत्म होती है, यानी कि इस दोनों के बीच का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये अपना जेजुनम एंड इलियम है। अब इसकी ब्लड सप्लाई के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो कोई इसकी ब्लड सप्लाई में कोई स्पेशल आर्टरी के नाम नहीं है। तो हमने आपको बताया ये स्ट्रक्चर्स कहाँ के हैं, ये स्ट्रक्चर है आपके मिडगट के डेवलप के हिसाब से अगर हम लोग पढ़े, जैसा कि हम लोग ने बताया आपको शुरू की क्लासेस में। तो ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो जो जेजुनम और इलियम की ब्लड सप्लाई होती है वो होती है सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के जेजुनल इलियक ब्रांचेस, यानी कुछ ब्रांचेस है उसके नाम ही है जेजुनल इलियक ब्रांच ऑफ द सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, उस आर्टरी के नाम में होते हैं। लगभग ये आर्टरी के जो ब्रांच है 12 से 15 ब्रांचेस हैं जिससे कि वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन्स को सप्लाई करती रहती है, अपनी न्यूट्रिशंस हो आर्टरी से ऑक्सीजन हो जो भी चीज वो सप्लाई होती रहती है, ठीक है। तो ये हमने ब्लड सप्लाई देख लिया, तो ऑलमोस्ट ये चीजें एंड हो गई। लेकिन एक क्वेश्चन बार बार जैसा कि मैंने देखा भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर में आप लोगों को पूछा भी गया है, तो उन चीजों को भी थोड़ा सा फोकस करते हैं बता रहा हूँ कि कुछ डिफरेंसेस क्या है आपके जेजुनम और इलियम के बीच। ये शॉर्ट कॉमनली चीज सर आपने बता दिया, तो क्या कुछ खास डिफरेंसेस है इसके बीच में, तो डेफिनेटली है इसके बीच में डिफरेंसेस। तो हम लोग अब यहाँ पे एक टेबल चार्ट बना हुआ है जिसके बीच में हम लोग डिफरेंसेस को देखेंगे, ठीक है। द डिफरेंसेस बिटवीन जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन जेजुनम इलियम एक एक करके हम लोग ने 5 यहाँ पे लिखा है, एक एक करके सबको देखेंगे। पहली जो आपको डेफिनेशन ये लोकेशन के बेस पे, तो जो आपका सॉरी मैं यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी मैं लिखना भूल गया, लेकिन पहले जो वो जेजुनम है आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे, मैं एक्चुअली नोमिनेट कर देता हूँ, मिस हो गया हमसे एक चीज। तो इधर भी जो फीचर है वो जेजुनम का फीचर है J4 जेजुनम और I4 इलियम, इधर वाला फीचर जो होगा वो इलियम का। आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे तो ये चीज मेंशन करके रखेंगे, ठीक है। तो हाँ, अब थोड़ा सी डायग्राम जब मूव करेंगे तो ये भी मूव करेंगे, आप लोग शायद अंडरस्टूड हो गए होंगे तो मैं इसको हटा हेलो देता सर। हूँ। हाँ बोले। यस। सर जजनम एंड ये जेनुअल में क्या ये है डिफरेंस है? जजनम एंड जजनल में क्या ये डिफरेंस है सर? वही तो मैं बता रहा हूँ, बताया ही नहीं, एक भी पॉइंट क्लियर ही नहीं किया आपके लिए। जस्ट बता दूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगी, वही चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। उसी चीज को हम लोग स्टार्ट किया, आप देख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन जेजुनम एंड इलियम। तो ये डिफरेंसेस हम लोग अभी जस्ट देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या है, ये जेजुनम है और इधर जो लिखा हुआ है वो इलियम के बारे में लिखा हुआ है। ये चीज मैं बता रहा था कि आप लोग अपने आप को अंडरस्टूड रखें इन चीजों को, ठीक है। तो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। अब देखिए इस चीज को, पहला है कि लोकेशन। लोकेशन हम जेजुनम का क्या होता है, ऑक्युपाइज द अपर एंड
लेफ्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल एरिया, जो इंटेस्टाइन का अपर आपका जो एरिया है वो, और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा शिफ्टेड होता है क्या आपका ये जेजुनम। लेकिन इलियम आते हैं उसी के अपोजिट में, जब इलियम पे देखते हैं ये इलियम ऑक्यूपाइज लोअर, यानी ये अपर नहीं है, नीचे की तरफ होता है, एंड राइट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल एरिया। क्योंकि यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे आपने वो एपिगैस्ट्रियम वो 9 रीजन आपने पढ़ाया, कुछ यूज नहीं किया। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात होती है, हमने आपको कहा इट्स अ मोबाइल पार्ट, ये मूव भी करता है। आप जब एक्सरसाइज कुछ भी करते हो तो मे भी थोड़ा सा कभी एपिगैस्ट्रियम का हाइपोगैस्ट्रियम लेफ्ट हाइपोकार्डियम में थोड़ा बहुत मूव होता है, तो कोई फिक्स तो है नहीं, तो कोई इस तरह तो एक रीजनल बेस पे फिक्स है, ये होगा तो ऑक्युपाइज मूव भी करेगा तो उसी एरिया में अपर पार्ट जो होगा एब्डोमेन का इंटेस्टाइन एरिया का वहां पे, और लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में। तो ये जनरली इसी तरह से लिख के समझते हैं। दूसरा है वाल। अब जो जेजुनम के वाल है वो थिक होता है एंड मोर वास्कुलर होता है। मोर वास्कुलर क्या नहीं होता, ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। वास्कुलर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सब वास्कुलर ए वास्कुलर स्ट्रक्चर, तो इसमें मोर वेसल्स होंगे, यानी ब्लड वेसल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे इसके अंदर, यानी ब्लड भी इसके अंदर ज्यादा सप्लाई वगैरह हो देखने को मिलेगा यहाँ पे चीजें। तो वेसल्स, वेसल्स इन द सेंस ऑफ आर्टरी एंड वेन, दोनों के सेंस में हम लोग लेते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम लोग जेजुनम में एलियम में देखेंगे तो उसके जो वाल होते थिन होते, पतले होते एज कम्पेयर टू जेजुनम के। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थिन होगा, और लेस वास्कुलर, यानी उसके कंपेयर यहाँ पे वेसल्स वगैरह थोड़ा कम होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस। तीसरा उसके ल्यूमेन की बात हम लोग करेंगे। ल्यूमेन यानी ऑलमोस्ट डायमीटर भी कह ले तो चलेगा। वाइडर एंड ऑफ्टन इम्पिटी। ल्यूमेन क्या होता है, जो जेजुनम का ल्यूमेन है वो इलियम से थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, और खासकर अक्सर ऑफ्टन मतलब अक्सर वो खाली होता है। जिसी वजह, यही खाली के बेस पे मैं बोला था आपको डिफरेंसेस में आऊंगा तो याद कराऊंगा, तो इम्पिटी होते हैं। तो इम्पिटी होने की वजह से इसके नाम तो जेजुनम पर रहते, फास्टिंग जेजुनम के जेजुनस वर्ड है जिसके मतलब ही आते हैं फास्टिंग के, तो ये होते हैं। लेकिन जब एलियम की हम लोग बात करते हैं उसके ल्यूमेन देखते तो उसके ल्यूमेन जो है जेजुनम से नैरो होते हैं एंड ऑफ्टन लोडेड होते हैं, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट, आपके जो स्टमक की जो फूड मटेरियल कंटेंट है वो कुछ ना कुछ लोडेड रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस ल्यूमेन के बेस पे होगा। तीसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि लार्ज विलाई। आप लोगों ने देखा होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जब डाइसिस्टम थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे वहां पे क्या कहते हैं कि डाइसिस्टम में, तो वहां पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं, तो वहां पे एक देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में मिलता है क्या, विलाई मिलता है। विलाई मतलब कि कोई भी एक प्रोजेक्शन निकला हुआ, और वर्म लाइक प्रोजेक्शन, ओंगली मतलब कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या, ये चीजें निकले हुए स्ट्रक्चर को हम लोग विलाई बोलते हैं। तो जो जेजुनम में होते हैं लार्ज होते हैं, थिक होते हैं, और जो विलाई होते हैं वो कैसे होते हैं, लीफ लाइक, जो लीफ पत्ते होते हैं ना उसकी तरह उसके स्ट्रक्चर होते हैं उस विलाई की, एंड मोर अबंडेंट, और ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में ये होते हैं विलाई किसमें, जेजुनम में। लेकिन वही चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, यानी छोटे भी होते हैं, थिनर भी होते हैं, और उसकी जो दिखने में लगता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगता है। वहां पे लीफ लाइक प्रोजेक्शन है जेजुनम में, और इलियम में विच इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड लेस अबंडेंट, और थोड़ा कम पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे होते हैं। तो ये डिफरेंस विलाई के बेस पे हम लोगों ने देख लिया। तीसरी एक डिफरेंस देखते हैं पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस सबसे पहले है क्या, ये चीज समझे ताकि डिफरेंसेस। तो पियर्स पैचेस क्या है, जब हम लोग क्या कहते हैं कि जीआईटीज के स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह सबको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो उस पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच बोले तो पाउच होता है ना, समझ रहे ना, पैकेट 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 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और उस स्ट्रक्चर्स के अंदर में लिम्फोइड टिश्यूज मिलेंगे, लाइक लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी के जो डिफरेंट डिफरेंट डिफेंसेस, यानी कि नोट्स, लिम्फेटिक टाइप की चीजें, नोट्स वगैरह वहां पे मिलते हैं। तो वो एक पाउच मिला करके, सब स्ट्रक्चर मिला करके पाउच बनाता है, उसी पाउच को हम लोग पियर्स पैचेस करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में इसकी फंक्शन आगे नाम तो बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आपको अभी प्रेजेंट एब्सेंट में समझ में आए। इसकी जो फंक्शन हमारी बॉडी में होती है कि डिफेंस फंक्शन होती है, क्योंकि हम जो हमारा जो इंटेस्टाइन है, अगर एक चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, हमारा जो इंटेस्टाइन है, हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, कितनी कंटेमिनेटेड चीजें, यानी कि जो इन्फेक्टेड चीजें डिफरेंट हम लोग लेते हैं, हमें अनअवेयर है उस चीजों से, लेकिन लेते हैं।
कितने भी आप प्रिकॉशन कर लो, एकदम फुल स्टरलाइजेशन, खाना पीना कुछ भी सब कुछ, लेकिन फिर भी अच्छे से हाई स्टैंडर्ड लाइफ भी आपकी होगी, तो कुछ ना कुछ एयर के डिस्टरबेंस की वजह से या कहीं से भी किसी ना कुछ वाटर में आया किधर से, तो आपके साथ कुछ ना कुछ कंटामिनेटेड सब्सटेंस यानी कि दूषित सब चीजें, अगर हिंदी में बोले तो दूषित चीजें, ये आपके बॉडी में जीआईटीज में जाते हैं, आपके डाइजेस्ट सिस्टम में जाते हैं। तो वहां पे भी कुछ एक ऐसा ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने एक निजाम बनाया है, एक सिस्टम वहां पे रखा है कि कोई भी चीजें जाए तो उसको खत्म करने के लिए वह उस लोकल रीजन पे रहो, और भी आगे खत्म करेंगे लेकिन वहां पे भी हो। तो वहां पे पियर्स पैचेस अटैच्ड होते हैं, जो उसमें अपना डिफेंस सिस्टम, डब्ल्यूबीसी और जो लिम्फोसाइट, ये सब चीजें होती हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट, वो अटैक करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पियर्स पैचेस, ठीक है। तो पियर्स पैचेस जो होते हैं आपके जिजनम में एब्सेंट होते हैं, और प्रेजेंट कहाँ होते हैं, आपके इलियम में होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पे कि बहुत कुछ बुक्स लिख देती है कि जो जेजिनम के लास्ट पार्ट पे है वहां पे थोड़ा सा देखा गया, तो अब क्यों उतना माथा लगा, जब थोड़ा सा है और भी लास्ट पार्ट में, तो सीधे एब्सेंट लेकर के मैं आप लोगों को इजी के लिए यहाँ पे कर दिया, बट आपको याद रख दो तो इट्स फॉर बेटर फॉर यू ऑल, ठीक है। तो पियर्स पैचेस की जब बात आती है तो पियर पैचेस absent in jejunum and present in कहाँ, इलियम। एलिया, वेरी गुड। तो ये हमारा डेडुनम एंड जेजुनम इट्स टोटली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेंगे, लेकिन इफ एनी डाउट अप टू हियर, यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है तो पहले हम क्लियर करेंगे, आपके डाउट्स को बोझा नहीं बना देंगे कि लास्ट तक हम फिर आपकी समझ में पता चलेगी, क्वेश्चन आपके माइंड से भी निकल गया। तो यहाँ पे कोई डाउट्स है यहाँ तक में तो डेफिनेटली क्लियर कर ले हमसे, तो फिर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन ताकि स्टार्ट कर पाए। सर इली क्या है, YILLI? सॉरी ये वाई नहीं है, आप थोड़ा सा मेरे राइटिंग में है, आपने जो अच्छा किया पूछ लिया, ये विलाई है, VILLI, VILLI। विलाई क्या होता है कि आप जब, मैं दिखा ही देता हूँ तो ज्यादा, क्योंकि फिगर आजकल बहुत ज्यादा चीजें जरूर ही देखनी चाहिए, फिगर देखने के बाद और क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर। आप ये देखो ना, यहाँ पे देखो एक स्लाइड है, ये देख रहे हो, ये इधर वाला जो है वो हिस्टोलॉजी है, ये देख रहे हो फिंगर लाइक निकला वो प्रोजेक्शन देख रहे हैं इंटेस्टाइन में, लगता है ना मखमल की तरह, पूरा एकदम मखमल पे जो निकले हुए होते हैं ना फर, तो हमारे इंटरनल इंटेस्टाइन में ऐसे ही कुछ फर निकले होते, समझिए मखमल की तरह, समझ ले एकदम जबरदस्त। तो ये होते हैं, इसी को हम लोग विलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको फिंगर तरह लगा, लेकिन कुछ विलाई आप देखोगे जो जिजने में तो वो लीफ के लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग विलाई बोलते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर में जब आप जाओगे तो वहां पे ये देखने को मिलेगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आई थिंक समझ में आएगा होगा विलाई क्या चीज है। Yes. ओके, वेरी गुड। हाँ, और किन्हीं का कोई डाउट, हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन मूव कर जाएंगे नहीं तो। सर कंटामिनेट को वो जंक भी बोलते हैं। कंटामिनेट को जंक भी बोलते हैं। देखिए, जंक फूड जिसमें आपके मतलब कहने की ये मतलब है ना, जंक फूड थोड़ी सी अलग चीजें हो जाती है। कंटामिनेटेड अब क्या है कि कोई भी चीज जो दूषित हो गया हो, जो मतलब कि मतलब हिंदी वही बोलो, मतलब खराब हो गया हो, उसमें कोई चीज जो आपको हार्म करे, वो एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड। आपका वाटर भी कंटामिनेटेड होता है, लेकिन वाटर जंक बोल सकते हैं, जंक फूड में वाटर आता है नहीं आता है। तो एग्जैक्टली अगर हम जंक को कंटामिनेट से कोरिलेट करें तो इट्स नॉट ट्रू, बट हाँ जंक फूड वगैरह जो होते हैं वो कंटामिनेटेड होते हैं। लेकिन कंटेमिनेट मतलब एवरीथिंग, कोई भी चीजें वो अगर खराब वो हो गया हो, जी अंदर कोई इन्फेक्शन हो, वो चीजें जो आपको खराबी कर पाए, तो वो एवरीथिंग इज कंटेमिनेटेड। अब वाटर हो, फूड्स हो, कुछ भी आप ले रहे हो, आपकी जीआईटी में कोई लिक्विड, अदर कोई लिक्विड ले रहे हो, तो डेफिनेटली दे ऑल आर कंटेमिनेटेड। ओके, और कॉन्सेप्ट क्लियर, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा क्लियर है ना? यस नो तो बता दो आप, तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक ठाक चल रहा है। यस सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करते हैं। अरे हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है क्या, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग, हमें इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप देखेंगे क्या है नहीं है, क्योंकि 15 डेज का ये फाउंडेशन क्लासेस था। अब आगे की भी हम लोग की प्लानिंग चल रही है, आगे की क्या होगी थोड़ी सी वो आप लोग को इन्फॉर्म हो जाएगा।
तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी लास्ट क्लास अपेंडिक्स पढ़ा दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपेंडिक्स, खास करके जो रेडियो वाले स्टूडेंट हो गए, खास करके जो ओटी वाले स्टूडेंट हो गए, और ये ना समझे डीएमएलटी वाले, उनके लिए भी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपेंडिक्स। तो उसकी एनाटॉमी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है। तो मैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट क्लास तक आप लोगों को अपेंडिक्स पढ़ा के ही मैं ये 15 डेज का फाउंडेशन को क्लोज करूँ, या फिर हमारे मैनेजमेंट और जो हायर सेक्रेटरी मैनेजमेंट है उन सारे की विश मीटिंग होगी, तो जो भी डिसाइडेड होगा आगे के सेशन के लिए तो हम लोग करें। क्योंकि अब मे बी अभी यहाँ पे था कि एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अब मे बी क्लासेस होंगी तो सिर्फ हमारे जो एडमिटेड स्टूडेंट है यानी एडमिशन वाले हैं तो वही क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उनके साथ तो मैं एवरीथिंग रहूँगा, तो डेफिनेटली आप लोगों को और भी अच्छे से बताऊंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे सबको अपेंडिक्स वाली बेनिफिट होनी चाहिए। तो हाँ, हम लोग आ जाते हैं क्या लार्ज इंटेस्टाइन्स पे आ जाते हैं। थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन आपने मैं बता रखा हूँ बहुत कुछ इसके बारे में, थोड़ा सा सरसरी हम लोग देख लेते हैं। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन भाई क्यों होता है, क्या होता है, क्यों नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्लियर है। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम इलियोसिकल जंक्शन, यानी कि अब जहाँ पे खत्म हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने देखा था ना इलियोसिकल जंक्शन पे खत्म हुआ था, वहां से लेकर के टू द एनस तक के स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, कितने 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं ये। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग देखेंगे तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सिक्कम होता है, और सिक्कम के मतलब क्या होते हैं, और लैटिन वर्ड है एल्फोरिया, मैं लिखी भी दिया हूँ लैटिन वर्ड, ब्लाइंड पाउच, ठीक है, ब्लाइंड पाउच के सेंस में आते हैं। तो सिक्कम है, दूसरा पार्ट असेंडिंग कॉलन है, फिर राइट कॉलिक फ्लेक्सर है। देखो राइट कॉलिक फ्लेक्सर, इसके एक और नाम होते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर, मैं डायग्राम वाले पे हेपेटिक फ्लेक्सर है वो वहां पे दिखा दूंगा आपको, यहाँ पे आप देख ले राइट कॉलिक फ्लेक्सर है, ठीक है। राइट कॉलिक फ्लेक्सर के बाद जो पार्ट आते हैं वो ट्रांसवर्स कॉलन आते हैं, और ट्रांसवर्स के बाद देखो मैं 5 इधर लिख दूँ, मेरे से मिस हो गया था, 5 यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर आते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉलन के बाद लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर आते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं आपका 6 नंबर पे डिसेंडिंग कॉलन आ जाते हैं, 7th नंबर पे आ गया आपका सिग्मॉइड कॉलन, एंड देन 8 नंबर पे आपका आ गया रेक्टम, और 9 पे आ गया एनल कैनाल। तो ये जो डिफरेंट मैंने नाम पढ़ा, ये कोई अलग सी चीजें नहीं है, ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स है आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स के, किसके, लार्ज इंटेस्टाइन्स के। और लार्ज इंटेस्टाइन्स के बिल्कुल जब शुरुआत होती, जहां से हमने सिक्कम पढ़ा और जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की खत्म होता है इलियम, उसके एक एंगल पे के स्ट्रक्चर है, उसके बीच में के स्ट्रक्चर है, सो क्या बोलते हैं, उसी को तो अपेंडिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ एंगल बिटवीन, ये मैं लिख रखा हूँ बिटवीन लिखता हूँ इसके सेंस में, ठीक है। डिफरेंशियल बिटवीन भी वहां पे लिखा था जब जीजन में इलियम के बीच में, ये बिटवीन के सेंस में लिखते हैं हम लोग, आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसलिए मैं हर चीज से आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आप कल को पेपर भी देखो किसी भी अच्छे डॉक्टर को तो शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा हुआ आप समझ जाओ वहां पे। तो एंगल बिटवीन द सिक्कम एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, इलियम का वो पार्ट जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, इलियम का वो पार्ट जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, इज नैरो डाइवर्टिकुलम कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। मैं आपको एक्चुअली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का डायग्राम पे लाऊंगा तब थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगेंगे आपको। और जस्ट मैं यहाँ पे पहले लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं, जिससे कि प्लीज म्यूट रखें। मुख्तार आपकी थोड़ी ज्यादा आ रही है कंप्लेन, अब मोस्ट ऑफ द क्लासेस में आपकी म्यूट नहीं रह पाती है, क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी होती है, अदरवाइज म्यूट रखें। हाँ, पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं, फिर अपेंडिक्स पे आ जाएंगे। देखिए ये इलियम था, इलियम यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या सिक्कम है, ये नीचे वाला सबसे वाला पार्ट सिक्कम है। फिर आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये असेंडिंग कॉलन है, ठीक है, असेंडिंग कॉलन है। उसके बाद ये देख रहे, ये आपको बताया था राइट कॉलिक फ्लेक्सर से बताया, उसी का दूसरा नाम क्या होता है, हेपेटिक फ्लेक्सर। क्यों दूसरा नाम, जब हम इंडिविजुअली एक चीज को पढ़ेंगे तो वो सब समझाऊंगा वहां पे, मैं सिर्फ आप नाम दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, बस नाम और पहचान करा रहा हूँ। अभी इतनी सी बात याद रखें आप लोग, मैं सिर्फ आपसे लार्ज इंटेस्टाइन को के तारीफ कर रहा हूँ और उसकी पहचान बना रहा हूँ, क्या चीजें हैं वो वाला हम डिटेल में समझेंगे। तो हेपेटिक फ्लेक्सर इज आल्सो नोन एज राइट कॉलिक फ्लेक्सर। फिर उसके बाद ये है ट्रांसवर्स कॉलन, ये क्या है आपका ट्रांसवर्स कॉलन है। और ट्रांसवर्स कॉलन के बाद यहाँ पे आप देखें स्प्लेनिक फ्लेक्सर, और स्प्लेनिक फ्लेक्सर का दूसरा नाम होता है लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, जो आपको रिटर्न में मिला हुआ लिख करके,
यानी कि लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर इज आल्सो नोन एज स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ठीक है। फिर इसके नीचे जब आता है तो नाम से भी नीचे और उसी से डिसेंडिंग कॉलॉन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो टर्न लिया यहाँ से नीचे का स्ट्रक्चर ये सिग्मोइड कॉलॉन है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिग्मोइड कॉलॉन है। उसके बाद नीचे रेक्टम है और ये एनल कैनाल है और ये ओपनिंग पार्ट को हम लोग एनस बोलते हैं। एनल कैनाल मतलब एक लेंथ है उस कैनाल और एनस जो वो ओपनिंग है, ठीक है। तो ये ओपनिंग हो गया। अब यही पे मैं बता रहा था ये जो टर्मिनेशन पार्ट ऑफ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इलियम का टर्मिनेट कर रहा है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म हो रहा, और उसी के एंगल पे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो नीचे में एक अटैचमेंट होता है, यहाँ पे जो अपेंडिक्स लिखा हुआ दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स इलियम, और इसके दोनों के जंक्शन हम देखेंगे, अभी एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह भी देखेंगे इसलिए। और यहाँ पे जो अपेंडिक्स है, देखो अपेंडिक्स वर्ड है ना, उसके मतलब क्या होती है ये पहले थोड़ी सी समझ लो। यहाँ पे अपेंडिक्स जो वर्ड है ना, उसके मतलब क्या होते हैं, अटैचमेंट, बहुत सारे अटैचमेंट। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक आकर के छोटा सा पार्ट अटैच हो गया बाहर से, क्योंकि इसका कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अगर अच्छे से बुक्स वगैरह पढ़ते हो किसी भी मैं नहीं करो आप यहाँ पे आर्ट्स हो या साइंस हो किसी भी फील्ड से, तो अगर आप इंग्लिश की जो बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो या इंग्लिश रिटन में कोई बुक्स होंगी, तो वहां पे अगर आप देख रहे होगे तो लास्ट में बुक्स के कंटेंट जब लिखे होते, कंटेंट में लिखा होता है अपेंडिक्स, यानी कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट देते हैं आपको। वो चैप्टर वाइज तो दे दिए, लेकिन कुछ हर नए पब्लिकेशन आती है तो कुछ अटैचमेंट देता है, तो मतलब की चीजें है कुछ अलग से अटैच किया गया उसके अंदर। तो वही चीज यहाँ पे भी वर्ड है और वही सेंस है। यहाँ पे पूरा इंटेस्टाइन चल रहा है भैया अच्छे से, एक छोटा सा एक पार्ट है इंटेस्टाइन में, पीछे से समझ लो कि अटैच्ड है यहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। और जनरली इस अपेंडिक्स को जो यहाँ पे इंटेस्टाइन में, इसे हम बोलेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। सिर्फ अपेंडिक्स बोलने से काम नहीं चलेगा, आप लोग हाई लेवल पे आ गए हो तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलना, लेकिन अपेंडिक्स बोलते ही समझ में आ जाती है यही चीज है, लेकिन आप अगर स्टैंडर्ड बोलना है तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोले, ताकि हमको समझ कि वर्म टाइप के होते हैं। वर्म मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोग, जो हम लोग गांव में होते हैं ना वो कीड़ा चाली वगैरह जो उसको वर्म बोलते हैं, उसी की तरह ये भी होते हैं स्ट्रक्चर, इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है और आज जस्ट हमारा 2 बजे से कोई मीटिंग भी है, तो थोड़ी सी मैं क्लास भी एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा और अगली क्लासेस का भी शेड्यूल होगा। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर अपेंडिक्स का नाम क्या बोले हैं? अपेंडिक्स का नाम या अपेंडिक्स वो क्या कहते हैं उसके माने, ये पूछ रहे आप? यस सर। सर अभी तो आप बताए थे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। हाँ देखो, वहां पे जो इंटेस्टाइनल के पास अपेंडिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं, पूरा नाम उसका होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और अपेंडिक्स के मतलब, अगर सिर्फ अपेंडिक्स वर्ड की मीनिंग संबंध, उसका मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो करे, अदरवाइज आपकी नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी अब। सर जैसे अपेंडिक्स को कह सकते हैं एक वर्म के रूप में, एक वर्म का फॉर्मेशन होना। वर्म का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पूरी फिर पैथोलॉजी है। वर्म तो वर्म, अब देखिए 1 मिनट में बता रहा हूँ कि कोई भी चीजें हम लोग देखते हैं, अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, आपको जो पढ़ी हुई चीजें वही बताएंगे, लीवर का वेज शेपेड होता है। तो बेटा अब ये वेज शेपेड बोल देने का मतलब, यह बोला था मैं थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप में होता है, अब बिल्कुल आप स्केल और फीट लेके बैठ जाओ, सर ट्रायंगल तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर से अगर हम उसको मिलाते हैं, यानी ये बोले तो उससे अगर कंपेयर करते हैं, उससे मुशाबहत अगर हम रखते हैं, तो वो होती है क्या चीजें उसके जैसा है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं कह सकते चीजों को। तो सेम चीज हम वर्म लाइक बोलते हैं, तो वर्म नहीं बोल सकते। वर्म लाइक मतलब कि दिखने में जो अपना देखते हो ना, वर्म कैसा लगता है, चाली की तरह एकदम टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा सा लंबा होता है, पतला होता है। तो अपना अपेंडिक्स भी होता है, वो उसी टाइप का होता है हमारे बॉडी में। मतलब देखोगे तो जब हम आपको डायमेंशन पढ़ाएंगे तो वो 2 से 20 सेंटीमीटर तक का भी हो सकता है, एवरेज 9 सेंटीमीटर होता है, 2 से 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो लुक लाइक यानी कि देखने में लगता है नहीं वो वर्म, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर।
ओके, वेरी गुड। सर चलिए कैकून हाँ मुख्तार साहब आपको पूछ ले। सर कैकून जो था उसका थोड़ा क्या चीज? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, प्लीज। यानी जो आप पहले पढ़ाया है ओनली 23 स्टूडेंट। मुख्तार साहब प्लीज, आपकी आवाज बहुत मुझे समझ में नहीं आ रही है। प्लीज अगर और कोई स्टूडेंट की 100 क्वेश्चन को समझ रहे तो आप थोड़ा सा हेल्प कर दें वॉइस मेरे तक पहुंचाने में, इनकी क्वेश्चन क्या है। सर क्वेश्चन कैकून लिखा हुआ था, इसे मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं अभी आईवे किया हूँ कहीं से, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो अब भी किया हूँ। तो उसके अंदर लिखा हुआ था कैकून। क्या चीज? ये स्पेलिंग बोल दें आप तो मैं समझ लूँ। आप प्रोनाउंसिएशन आपका मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सॉरी। तो ऐसा करें, बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप वीडियोस देख लें जब आप अपलोडेड होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। तो आप जब क्योंकि क्लास किए नहीं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप उस टाइम पूछ ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वीडियोस देख लें आप, क्योंकि अभी जस्ट आप ज्वाइन किए, फिर क्वेश्चन कर ले तो आपको भी अच्छे से मैं समझा पाऊंगा और आपको अच्छी समझ में भी आएंगी चीजें तब। हेलो। हाँ मैं ये कि क्वेश्चन जो था कैकून था सर, उसके बारे में बता देते आप। क्या है मतलब आपकी, मैं आप वर्ड के स्पेलिंग बोलो ना, आप जो देख रहे हो उसके स्पेलिंग। मैं स्लाइड प्रेजेंट करूं क्या, तब पता तो चल सर जाएगा। देखिए सर, अभी बंद सर देखता था इस पे बनाया था, अभी तो बंद है, वो तो दिखाई नहीं रहा है। जो दिख रहा था मैं उसी टाइम पूछने वाला था लेकिन बंद हो गया। मैं आपको सबको बोल के रखता हूँ ना, कॉपी पेन रखे जब तक कोई। इसमें कुछ दिख रहा है क्या? आप ऐसा करें तभी हो पाएगा, सर क्योंकि हाँ हाँ दिख रहा है सर, ये है। हाँ, इधर आप बताएं। तो सर इसका फिर कैसे होगा? सीकम, सर सीकम के बारे में बात कर रहे हैं। सीकम बोल रहे हैं क्या? जी सीकम, हाँ सीकम के बारे में सिक्कम मैं बोल बात रहे कर रहा हाँ हाँ, आप हाँ, इसको हूँ जी, सीकम मैं देख पढ़ते हैं, नहीं ठीक रहा है। था। हाँ कोई बात नहीं, आप सीखने की यहाँ पे सीखेंगे ही ना। तो हाँ, यहाँ इसको सीकम बोलते हैं। और ये क्या है, जब लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग पढ़ते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के जब नाम होते हैं तो ये सीकम जब आप पढ़ोगे, यानी कि इलियम खत्म होता है और नीचे से स्टार्ट जब होता है तो सीकम होता है, और देन आपका आता है असेंडिंग कॉलर स्टार्ट होता है। तो ये सीकम में लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। ओके ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसा करें कि आप लास्ट में जुड़े हो तो पूरी वीडियो सेशन को देख ले, जब लोड हो जाएगी यूट्यूब पे तो आप फिर आके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि अब हदतुल्ला सर भी आ गए हैं तो आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेंगी। जी हदतुल्ला सर, सर आप अपनी क्लास को हाँ कंटिन्यू कर लें। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम हेलो। सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। है सर। बहुत अच्छे सर। तो आज फिर मुझे मिला है क्लास लेने के लिए, और बेसिक चीज फंडामेंटल बात बताएंगे आप लोग को। एक्चुअली पढ़ाना तो था हेमाटोलॉजी, लेकिन चूंकि देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट आर्ट्स और कॉमर्स से है, तो इसलिए बेसिक बात बता देते हैं। उसके बाद फिर जब आप बेसिक कुछ समझ जाएंगे फिर हेमाटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। जब कल मैंने क्लास लिया तो आप लोग बेसिक में बहुत ही वीक है, कमजोर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बेसिक बात बता देते हैं। उसके बाद जो है फिर जो है से हेमाटोलॉजी स्टार्ट करेंगे और आप लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक
किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। या मेटल्स? एनीवन? कोई बताएंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? आप लोग सुन रहे हैं मेरे बात को? यस सर। सर हाँ बोलिए। सब वैसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन और उसका डेरिवेटिव हो, उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस अच्छा, बोलेंगे। इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक जिसमें सिर्फ अच्छा, मेटल्स जानते हैं? मेटल्स? क्योंकि ये सब वर्ड जो है ना बार बार आपके सामने रिपीट होके आएगा सब्जेक्ट में। जब आप ये सब वर्ड को समझेंगे ही नहीं तो फिर आप क्या समझेंगे फिर आगे। इसलिए मैं ये छोटी छोटी बात आपसे पूछ रहा हूँ कि मेटल्स जानते हैं? सब वैसा सब्सटेंस जो हार्ड हो, जिसमें साइन हो। जी। और बहुत अच्छा है, बोलिए बोलिए, आगे बोलिए, अच्छा बोल रहे हैं। सर जिसमें साइन हो, हार्ड हो, और क्या वो और क्या बोल सकते हैं उसको, सॉलिड हो, सॉलिड सब्सटेंस हो। आप बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे, बोलिए। सर और नहीं पता। अच्छा, सर हाँ, जिसमें सर इलेक्ट्रिसिटी भी सर ट्रेवल कर सके। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अब नहीं पता सर। कंपाउंड जानते हैं? कंपाउंड? कंपाउंड किसको कहते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से सर जो बनते हैं उसी को कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, एटम? एटम सर छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है एटम। बहुत अच्छा। मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? चलिए बताते हैं। एटम जो है, जो कोई भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको एटम कहते हैं। एक एटम कहते हैं सबसे छोटा जो टीनी पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं। जिसको वो पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं कर सके, लास्ट जो बच जाए टीनी पार्टिकल, उसी को एटम कहते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल्स, अच्छा पहले मेटल बता देते हैं। मेटल जो है एम से क्या है? मैलिएबिलिटी। सर एक बार फिर से बोलिए ना सर एटम के बारे में। एटम ऐसा पार्टिकल जिसको हम डिवाइड ना कर सके, उससे छोटा ना बना सके, वो सबसे छोटा पार्टिकल को एटम कहेंगे। सबसे छोटा पार्टिकल को एटम कहेंगे। ऐसा पार्टिकल जिसको हम डिवाइड ना कर सके, तोड़ ना सके उसको दूसरे हिस्से में, उसको क्या कहेंगे? एटम। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, ऐसा पार्टिकल या ऐसा कोई भी एलिमेंट या कोई भी जिसको हम तोड़ेंगे किसी भी चीज से और वो टूट ना पाए, जो सबसे आखिरी टूटा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वही आखिरी हिस्सा को क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है। समझ गए बात को? मेटल Yes, sir, किसको yes, sir. कहेंगे? मेटल एम से होता है मैलिएबिलिटी, ई से होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलास्टिसिटी, टी से होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ए से होता है एलॉय फॉर्मेशन, और एल से होता है लस्ट्रस जिसमें चमक हो, और एस से होता है सॉलिड या जिसमें साउंड का प्रोडक्शन हो,
उसको क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। जिसमें ये कैरेक्टर की कमी होगी, जैसे कि इलास्टिसिटी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगा, तो वो नॉन मेटल में आने लगेगा। तो जिसमें ये सारा कैरेक्टर फुलफिल्ड हो, मैलिएबिलिटी, इलास्टिसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, एलवाई फॉर्मेशन, ए से एलवाई फॉर्मेशन और एल से लस्ट्रस और ई से एस से साउंड। तो ये मेटल का फुल फॉर्म बताए। जिसमें ये सारे कैरेक्टर मौजूद हो उसको मेटल कहेंगे, जिसमें ये कैरेक्टर की कमी हो जाए उसको नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है, तो मेटल समझ गए, एटम समझ गए। मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर एटम, कैसा? सिमिलर एटम। सर मेटल के बारे में अभी जो बताएं आप एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा। मेटल क्या होता है? METALS मेटल्स होता है ना? यस सर। स्पेलिंग इसका यही है ना? यस सर। हाँ, तो M से हो गया मैलिएबिलिटी, E से हो गया इलास्टिसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, T से हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी समझते हैं ना? कंडक्टिविटी वर्ड समझते हैं? कंडक्टिविटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन। जैसे कि अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब ये हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसमिशन हो, पास हो, उसको इलेक्ट्रिकल, जिस मेटल से, जिस एटम, जिस सबस्टेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए तो उसको क्या कहेंगे? जिस एटम में इलेक्ट्रिसिटी पास करने की एबिलिटी हो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। टी से होगा थर्मल, जिसमें टेम्परेचर या हीट का पास हो सके उसको थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे, हीट का पास हो सके। ए से होता है एलवाई फॉर्मेशन, जो दो सबस्टेंस या ज्यादा सबस्टेंस मिलकर बनाता है। एल से होता है लस्ट्रस और एस से होता है साउंड प्रोडक्शन या सॉलिड। तो साउंड प्रोडक्शन तो सॉलिड, जाहिर सी बात है कि घंटी जो बजता है, देखते हैं स्कूल वगैरह में घंटी जो बजाया जाता है तो एक सॉलिड प्लेट होता है और उस पे एक हैमर से मारा जाता है, तो जिससे साउंड का प्रोडक्शन होता है ना? तो बेल जो बजता है तो साउंड का सॉलिड कह ले एस से, या साउंड का प्रोडक्शन कह ले। तो ये जिस भी एलिमेंट में ये कैरेक्टर मौजूद होगा उस एलिमेंट को मेटल कहेंगे, और जिस एलिमेंट में ये कैरेक्टर मौजूद नहीं होगा या कमी होगी तो वो नॉन मेटल, मेटलोइड में आ जाएगा, है ना? तो मेटलोइड और नॉन मेटल में आ जाएगा। तो मेटल समझ गए, एटम समझ गए। मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? मॉलिक्यूल कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा एक जैसा एटम साथ में हो तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल। मतलब सिमिलर एटम दो या दो से ज्यादा साथ में हो तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो जैसे कि देते हैं एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन है, ये एक एटम है, और दूसरा हाइड्रोजन है, ये दूसरा एटम है, और जब ये दोनों एक साथ हो तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन एटम। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन एटम। तो जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर एटम साथ में हो तो उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है। कंपाउंड किसको कहेंगे? जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम हो तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। जैसे C और O, तो ये क्या हो गया? कार्बन। ये हो गया आपका ऑक्सीजन। जब ये दो मिलता है तो क्या कहलाता है? कंपाउंड।
कंपाउंड। जब सिर्फ कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्बन एटम, और ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्सीजन एटम। तो ये जब दो डिफरेंट एटम मिलता है तो कंपाउंड बनाता है। लेकिन आपको एक जगह पे कंफ्यूजन पैदा करेगा। वो कंफ्यूजन क्या है कि आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पे आपको आया होगा कि जैसे लिखा हुआ होगा कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया। मैंने क्या कहा आपको कि जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर एटम साथ में हो तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है ना, जी सर। यस सर, कंपाउंड है। कंपाउंड है। यस दो सर। डिफरेंट एटम है, तो दो डिफरेंट एटम है तो ये कंपाउंड है। लेकिन आपको कभी देखिएगा बुक में लिखा मिलेगा कि 5 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 5 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल चाहे दो एटम हो या दो कंपाउंड हो, अगर सिमिलर है तो मॉलिक्यूल टर्म यूज करेंगे। जैसे कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 5 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना है 5 मॉलिक्यूल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, सॉरी, और ये 5 हो गया। ये 5 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कंपाउंड 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 है। लेकिन ये पांचों क्या है, सिमिलर है ना, आपस में एक जैसा दिख रहा है ना पांचों। सुन रहे मेरी बात को, यस सर। पांचों सिमिलर दिख रहा है ना। तो यस सर। जब सिमिलर चीज आपस में मिलता है तो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स। और जब डिसिमिलर चीज मिलता है आपस में तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ये भी कंपाउंड है लेकिन क्या है, पांचों सिमिलर है, इसलिए 5 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोले, है कंपाउंड लेकिन क्या है, सिमिलर है। तो मैंने कहा कि जब दो या दो से ज्यादा सेम एटम एक साथ हो तो मॉलिक्यूल कहेंगे, या दो या दो से ज्यादा सेम कंपाउंड हो तो भी मॉलिक्यूल कहेंगे। कंपाउंड है लेकिन मॉलिक्यूल कहेंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। यस सर। अब आइए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, क्योंकि ये सब वर्ड जो है आपको बार बार आएगा और बार बार परेशान करेगा अगर आप नहीं समझे हैं। तो अगर समझ जाते हैं तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ा दिया और आप इसको भूल गए, क्योंकि याद रखेंगे आप तभी अब ये छोटी छोटी बात आपको बड़ी बात समझने में आसान करेगा। नहीं तो फिर आप बड़ी बड़ी बात समझते हुए भी ना समझ रहेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को छोटी छोटी बात पहले बेसिक चीज बता देते हैं, उसके बाद फिर हम हेमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, जिसमें कार्बन हो हाइड्रोजन न हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो हाइड्रोजन न हो, या हाइड्रोजन हो कार्बन न हो, दोनों में से कोई एक हो। जैसे कि क्या है, किसी एक मिनट, जैसे सी है, कार्बन है ना, और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या है, इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, या फिर जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है नहीं है, ऐसे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे।
कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि या तो कार्बन होगा या तो हाइड्रोजन होगा, दोनों में से कोई एक होगा, बट हाइड्रोजन और कार्बन दोनों साथ नहीं होगा, नहीं हो सर। दोनों साथ नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। या तो फिर दोनों में से कोई नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा और कार्बन भी नहीं होगा। जैसे PO4, ये फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, तो ये यहाँ पे कार्बन है नहीं है। और कार्बन जब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या तो दोनों में से कोई एक मौजूद होगा या दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं होगा, बट हाइड्रोजन और कार्बन साथ में नहीं होगा। ऐसे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आ गई? लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन उसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद है। वो क्या है? जैसे NaHCO3। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, दोनों मौजूद है, लेकिन क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक्सेप्शन है। और एग्जांपल देते हैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्या है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन एक साथ होने के बावजूद भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2CO3। ये इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन और कार्बन साथ में तो है लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात समझ लिए? अब आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद। हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे CH4 क्या है? ये कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ किसी कंपाउंड में मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है? लेकिन वही एक्सेप्शन फिर आ जाता है कि कुछ में हाइड्रोजन और कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, सोडियम HCO3 हाइड्रोजन, ये क्या है? हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। HCN, ये क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद है एक साथ में, लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। H2CO3 हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद है, फिर भी क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने के लिए एक बात को आपको याद रखना है कि जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन साथ में हो, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और जिसमें या तो हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा, कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, या फिर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों में से कोई नहीं होगा, ऐसे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है तो पूछिए। सर बट इनऑर्गेनिक में कुछ एक्सेप्शनल केसेस में तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है, तो उसे भी तो इनऑर्गेनिक कह सकते हैं ना। ये तो इसका नेचर होता है। एक्सेप्शन बताए, एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? खास, मतलब सबसे हटके, यही होता है ना, स्पेशल, जो सबसे हटके। तो इसके पास हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, लेकिन इसका कैरेक्टर जो है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो इनऑर्गेनिक वाला है।
होना चाहिए ऑर्गेनिक, हाइड्रोजन और कार्बन साथ में मौजूद है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक का है, इसीलिए इसको कहा गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक्सेप्शन में रखा गया कि दोनों चीज मौजूद है फिर भी ये इनऑर्गेनिक है। और कोई क्वेश्चन? सर जब दोनों एक साथ है ही, हाइड्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो फिर ये इनऑर्गेनिक कैसे हो सकता है सर? क्योंकि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक हम लोग समझ रहे, लेकिन जब दोनों साथ में है तो वो इनऑर्गेनिक कैसे हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक का प्रॉपर्टी में और ऑर्गेनिक का प्रॉपर्टी दोनों अलग होता है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल देते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का कैरेक्टर, दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी दोनों का अलग होता है। ऑर्गेनिक जो है वो उसका जो ये प्रॉपर्टी होता है वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनिक, जैसे कि मैंने CH4 बताया, ठीक है। तो ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने कहा डेफिनेशन में कि ये ऑर्गेनिक है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। और इनऑर्गेनिक है, उसका प्रॉपर्टी अलग है, वो उसका डिसोसिएशन, उसका जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन अलग होता है इनऑर्गेनिक का। वो उसका जो प्रॉपर्टी होता है, वो जो शो करता है अपने प्रॉपर्टी को, वो अलग शो करता है। लेकिन ऑर्गेनिक है, उसका प्रॉपर्टी आपका जो शो करेगा वो अलग करेगा। तो इसलिए दोनों के प्रॉपर्टी को, दोनों सब्सटेंस को अगर हम ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो फिर ये समझना मुश्किल हो जाता कि कौन सा सब्सटेंस जो ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए जरूरी है एनर्जी, कौन सा सब्सटेंस ज्यादा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर बना होता है, और ये जो है सिंथेसिस होता है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम क्या करता है, फ्यूल का काम करता है। लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, जैसे कि फास्फोरस है, कैल्शियम है, अब वो बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, वो क्या करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, उसका डिपोजिशन होता है, वो हार्डनेस पैदा करता है। क्या कार्बोहाइड्रेट हार्डनेस पैदा करता है? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ये आसानी से टूट करके और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, जो डिटेल्स में जाएंगे तो फिर आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ये इसका कैरेक्टर, ये जो है सब कुछ रखते हुए भी इसका कैरेक्टर जो है वो अलग है, इनऑर्गेनिक जैसा है, और इसका जो है ऑर्गेनिक जैसा है। अगर डिटेल्स में जाएंगे आप तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बोलिए तो हम डिटेल्स में जाते हैं। नहीं सर ठीक है सर, अभी आप बताए ना ऑर्गेनिक सेबेस्टान, SEBASTAN सेबेस्टान, ये इसका मतलब क्या होता है सर? क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज, ठीक है। और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो बताए ना, ऑर्गेनिक का माने क्या होता है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो, जी ठीक है, तो उसको ऑर्गेनिक बोलेंगे जी। और इनऑर्गेनिक उसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन होगा कार्बन नहीं होगा, कार्बन होगा हाइड्रोजन नहीं होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा, उसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो मतलब ऐसा चीज जिसमें कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, या दोनों में से कोई नहीं है, ऐसे चीज को हम इनऑर्गेनिक चीज बोलेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक उसको बोलेंगे कि ऐसा चीज जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में, जैसे कि आप चीनी है, चीनी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद है, और ये दोनों मौजूद है, ऑक्सीजन है, लेकिन और भी कोई भी दूसरा कंपाउंड हो सकता है ऑर्गेनिक का, उसमें ऑक्सीजन के बजाय कुछ और हो, लेकिन ये दोनों मौजूद एक साथ में हो, तो ऐसे कंपाउंड को, सब्सटेंस को जो है दो हिस्से में बांट दिया गया। जितना भी सब्सटेंस है उसको
साइंटिस्ट ने 2 हिस्से में बांट दिया कि कैसे डिफाइन करें। तो ऐसा कुछ सब्सटेंस को जो है ऑर्गेनिक मान लिया और कुछ सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक मान लिया। और कैसे माना, तो फिर उसको डिफाइन करने के लिए कि ये बताया कि ऑर्गेनिक होने के लिए इसमें जो है ये सब्सटेंस हो, ये चीज, ये एटम मौजूद होगा, और इनऑर्गेनिक के लिए ये एटम में से या तो दोनों एब्सेंट होगा या दोनों में से कोई एक मौजूद होगा, दोनों साथ में नहीं होगा। तो ये जो है इनऑर्गेनिक मान लिया। लेकिन फिर देखा गया चूंकि दोनों का प्रॉपर्टी अलग था, दोनों का जो है से एक्शन अलग था, दोनों का रिएक्शन अलग था, इसलिए जो है फिर क्या किया कि उसमें देखा गया कि अच्छा ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है और कार्बोनिक एसिड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सब का प्रॉपर्टी तो हाइड्रोजन और कार्बन तो है, लेकिन इसका जो रिएक्शन है, जो एक्टिविटी है, वो इनऑर्गेनिक जैसा है, ऑर्गेनिक जैसा नहीं है। इसलिए इसको इस सब्सटेंस को कहा गया कि ये कैरेक्टर इसमें मौजूद होने के बावजूद भी, दोनों एटम साथ में होने के बावजूद भी, इसका जो रिएक्शन है, कैरेक्टर है, ये सब का सब क्या है, इनऑर्गेनिक जैसा है। इसलिए जो है इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मान लिया। समझ में आई बात? समझ में आई? यस सर, यस सर, थैंक या अगर कोई दिक्कत है तो फिर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए कभी डरना नहीं है। जोन सा भी क्वेश्चन पूछना है बिना हेजिटेशन का, जिसको भी पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक के बाद एक, कोई एक पूछ ले तो दूसरा आदमी पूछिए, दूसरा पूछ ले तीसरा पूछिए, लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए कोई रुकावट नहीं है। ठीक है सर इनऑर्गेनिक में प्रॉपर्टी क्या शो करेगा कि हम बता सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक है? जैसे पहचान में तो आया कि कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई एक हो, लेकिन ऐसे दिखने में कैसे पता चलेगा? अगर दोनों हो तो दोनों हो तो वही तो, अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया है, ये एक कंपाउंड दिया गया है और ये एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है जी, और इसमें से आपको कहा जाए कि कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो क्या बताएंगे आप? CH4 ऑर्गेनिक है और CO2 इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि सर इसमें नहीं, कार्बन but इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑक्सीजन है, अलग अलग एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों है, क्योंकि वो हाइड्रोजन और कार्बन है तो, बट हाँ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना। हाँ बोलिए। जैसे CH4 जो है उसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, तो वो तो ऑर्गेनिक है ही है, लेकिन इनऑर्गेनिक तो उसको कह सकते हैं, बट ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर्टी शो होना चाहिए। क्या शो होना चाहिए? कुछ तो प्रॉपर्टी शो होना चाहिए ना, उसमें प्रॉपर्टी पता चलनी चाहिए ना कि ये ऑर्गेनिक तो है, बट इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं इसको। इनऑर्गेनिक कैसे बोल सकते हैं आप बताइए? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है ना, तो किसी एक्सेप्शनल केसेस में तो कार्बन हाइड्रोजन अगर दोनों है तो वो भी तो इनऑर्गेनिक है ना। नहीं, ये क्या है, मतलब कि CH4 क्या है? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है? कैसे आप समझा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? कैसे आप समझे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि सर इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है ना, दोनों साथ में है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक समझ लीजिए। ये CH4 कोई सब्सटेंस है ना? हाँ, कोई सब्सटेंस है। और Yes, CO2 ये भी कोई सब्सटेंस है। यस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, दोनों सब्सटेंस है ना? यस सर। हाँ, तो दोनों सब्सटेंस है। तो मैंने क्या कहा शुरू में आपको कि जितने भी सब्सटेंस है इस दुनिया में मौजूद है, ठीक है, उस सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन सी पार्ट में? एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो अब सवाल ये हुआ
कि कैसे ये कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक है और कैसे ये कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक है। तो फिर उसका तरीका निकाला गया। क्या तरीका निकाला गया? कि सबको जिसमें एनालाइज जी किया गया और जी एनालाइज करके ये पता चला कि वो सब्सटेंस जिसमें CH मौजूद होगा साथ में, इसको एक अलग साइड में रख दो, जी और वो सब्सटेंस जिसमें CH नहीं है उसको अलग रख दो। ठीक है, जी तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। उसके बाद ये सोचा गया, अच्छा ठीक है, तो ये तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है उसको अलग रख दिए, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है उसको अलग रख दिए। तो फिर ये देखा गया कि कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको कैसे कहाँ रखा जाए। और फिर किसमें हाइड्रोजन है और कार्बन नहीं है, इसको कहाँ रखा जाए। तो फिर इसके प्रॉपर्टी को चेक किया गया, जैसे कि ये भी गैस है और ये भी गैस, ये सिमिलर प्रॉपर्टी हुआ। मीथेन गैस होता है ना, जी जी और ये भी गैस है, तो क्या हो गया इसका एक नेचर। तो ये हो गया कि इसका प्रॉपर्टी ये होगा कि दोनों गैस है, जी तो दोनों सिमिलरिटी हो गई। तो आप सोचा कि आप कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाए। तो ये देखा गया कि ये कैसे डिसोसिएट करता है और ये कैसे डिसोसिएट करता है। ठीक है, इसका मतलब नेचर क्या है, ये डिसोसिएट करके क्या करता है और ये डिसोसिएट होकर कैसे बनता है। ये आसानी से डिसोसिएट करता है या ये आसानी से डिसोसिएट करता है, ये एक प्रॉपर्टी हो गया इसका। डिसोसिएट का मतलब टूटना। जी तीसरा ये देखा गया, अच्छा ये बॉडी में जो है, या मतलब कोई भी किसी भी चीज का बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, तो ये देखा गया कि ये प्लांट बॉडी में पार्टिसिपेट करता है बॉडी को बनाने के लिए या ये करता है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। तो ये देखा गया कि ये कार्बोहाइड्रेट है और ये CH4 है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाता है और कार्बोहाइड्रेट से एक बॉडी बिल्ड होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ये भी जाता है, ये भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलके क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। वाटर एंड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड तो ये दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, तो क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। क्यों बन गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ हुआ, ऑक्सीजन भी आ गया। तो ये सब सारा कैरेक्टर को, बहुत सारे कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर बताया आपको, बहुत सारे कैरेक्टर है। तो ये सारा कैरेक्टर जो इसी बेसिस पे जो है ये अलग किया गया कि दो सब्सटेंस को दो पार्ट में, ज्यादा अगर पार्ट में बांटने के बाद क्या होता, तो वो स्टडी करने में दिक्कत होता, उसकी प्रॉपर्टी को समझने में दिक्कत होता। इसलिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को ऑर्गेनिक में रखा और दूसरा को इनऑर्गेनिक में रखा। और इनऑर्गेनिक वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कब करेंगे, तो वही जो हम बताए कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो, दोनों में से कोई एक हो या दोनों में से कोई ना हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद दोनों साथ हो, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन कहा गया कि एक्सेप्शन, जैसे कि मैंने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका कैरेक्टर क्या है कि ये डिसोसिएट करता है और N+ में और HCO3- में, ठीक है। और ये डिसोसिएट करके क्या होता है, इसका जो कैरेक्टर होता है वो इनऑर्गेनिक वाला होता है बॉडी में। जब आप जियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, जब वो एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा ये कैसे है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ये डिसोसिएट किया और बनाया। लेकिन जब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सेल के अंदर होता है और वो
ग्लाइकोलाइसिस वगैरह के प्रोसेस से ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है बहुत सारे रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर वो फाइनल ब्रेकडाउन होता है। तो ये सब सारा प्रॉपर्टी देख करके अलग किया गया इसको। आप इतना समझिए कि जितने भी सबस्टांस मौजूद है, उस सबस्टांस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। अगर आप ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो फिर आप अलग से कॉल करेंगे और आपको सारी बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर वो सारे बात बोलेंगे तो आपको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी के सर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा और बोलेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। सबसे दिक्कत ये है, तो हम सारा बात जो है केमिस्ट्री का नहीं बता सकते यहाँ, ठीक है। अगर आपको वो सारा पूछना है, जितना प्रॉपर्टी है, तो वो आप अलग से कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, हम उसके जरिए से आपको सारा जानकारी देंगे, ठीक है। ओके। हाँ, नहीं तो सिर्फ सबके सर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा। चूंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए सबके सर के ऊपर, चूंकि एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट नहीं समझ सकते। और कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कॉल कर लेंगे क्लास के बाद, ठीक है। आपका नंबर नहीं है? नंबर आपको प्रिंसिपल से मिल जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद आइए सिंपल, हाँ, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझ लिए, ठीक है। अब आइए, बोलिए। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जैसे आप अभी बताए, तो इसका कुछ चार्ट या टेबल वगैरह ऐसा कुछ है जिससे हम लोग को थोड़ा समझ में, ऐसे समझाएंगे ही, बट इसका कुछ चार्ट टेबल होगा? देखिए, उसका जो है से आपको जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है कि आप मतलब जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो वहां पे इस चीज को आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको डॉक्टर हिदायतुल्लाह सर, डॉक्टर हिदायतुल्लाह सर है, तो हाँ बोलिए। प्रिंसिपल मैम बात कर रही हूँ जी। मैं कहना चाहूंगी स्टूडेंट से कि जितना आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो सर यहाँ पर पढ़ाएंगे। जो चीज आपके सिलेबस में नहीं है, 12th में है, वो चीज आप अलग से पूछिए। और 12th में भी ऑर्गेनिक का टेबल चार्ट सब कुछ होता है। जब आपने 12th कर रखा है तो उसमें बिल्कुल ऑफ कोर्स टेबल रहा होगा, क्योंकि बिना टेबल के आप लोग केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी जरूरत है, जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, इतना पढ़िए, क्योंकि आपको तो अच्छा लग रहा है सही में, वाकई में, लेकिन ज्यादा 70 बच्चे बोर हो जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि पैरामेडिकल में क्या पढ़ाई होती है। तो आप पैरामेडिक से रिलेटेड आप पढ़िए, और जितना भी क्वेश्चन है सर से अलग से आप एराइज कीजिए, क्योंकि आपको अगर समझने में आसानी हो जाए। और सर प्लीज आप जो पढ़ा रहे हैं, तो आप कोर्स से रिलेटेड जो उनको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड आप पढ़ाते हुए चलिए, और अलग से लोग को समझाइए। नहीं तो ये बिल्कुल लग जाएगा कि केमिस्ट्री पढ़ाई हो रही है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्लास चल रही है, ऐसा लगने लगेगा। हाँ, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ। तो आइए, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लिए, ठीक है। अब आइए, अब आपको हम बताते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है। अब आपको हम बताते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है। जब 2 मॉलिक्यूल्स या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलता है तो क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। जब 2 या 2 से ज्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिलता है तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा आपस में मिलता है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिलता है तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब एक प्रोटोप्लाज्म से क्या बनता है? एक सेल बनता है, और एक सेल से क्या, बहुत सारे सेल जो है आपस में मिलता है तो एक टिश्यू बनता है,
और बहुत सारे टिश्यू जो आपस में मिलता है तो एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी बनाता है। और बहुत सारे जब ह्यूमन एक साथ एक जगह पर खास एरिया में हो तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। जब बहुत सारे पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट एरिया का आपस में एक जगह मिलते हैं तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। और बहुत सारे कम्युनिटी जब मिलता है तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिलता है तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये हो गया आपका कि एक ह्यूमन कैसे बना। एक इंसान जो बनता है वो एटम से बनता है। किस चीज से? एटम से। और ये एटम क्या है? नॉन लिविंग है। मॉलिक्यूल्स क्या है? नॉन लिविंग है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? नॉन लिविंग है। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? नॉन लिविंग है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो है ये लिविंग आ जाता है और फिर सेल बन जाता है, और सेल से क्या बना? टिश्यू, और टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? एक ह्यूमन बॉडी। अब सवाल यह है कि सेल किसको कहेंगे? कोई जानते हैं? बताएंगे सेल का डेफिनेशन? The unit of a structural and fundamental unit of life is called cell. बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई? और कोई बोलेंगे? टिश्यू किसको बोलते हैं? टिश्यू एनीवन? टिश्यू किसको जब बोलेंगे? बहुत सारे सेल जब एक साथ जब एकजुट होते हैं तो वो टिश्यू का प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये जो आप जो बताए कि सेल जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर का माने क्या है और फंक्शनल का माने क्या है? स्ट्रक्चरल मतलब कि संरचनात्मक, हाँ, और फंक्शनल या फिर फंडामेंटल जैसे क्रियात्मक। यानी कि आपने कहा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? यस। तो ये स्ट्रक्चरल वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि क्या करता है कि जब एक शेप देता है खास तरह का, जैसे एक इंसान है, एक इंसान का खास तरह का शेप है, एक जानवर है उसका खास तरह का शेप है ना? जी। और तो ये जो है स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि बॉडी का शेप देना, ठीक है? और सिर्फ भी नहीं, उसके बाद कहता है कि सिर्फ शेप ही नहीं बल्कि वो सेल शेप के साथ साथ फंक्शन भी करता है, काम करता है। कैसे काम करता है? तो जैसे कि वो हार्मोन बनाएगा, उसका फंक्शन हो गया। वो प्रोटीन बनाएगा, उसका फंक्शन हो गया। वो किसी भी तरह का जो है से सबस्टांस बनाएगा, वो फंक्शन हो गया। वो बॉडी को मूवमेंट करवाएगा, फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन भी करता है। तो इसीलिए सेल को कहा गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब या तो ऑर्गन की बात करें या टिश्यू का, तो वो उसका शेप देगा एक खास तरह का, और शेप के साथ साथ वो फंक्शन भी करेगा। तो इसीलिए सेल को कहा गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है? अब टिश्यू किसको कहेंगे? कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑरिजिन। क्या? सिमिलर ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि ऐसा टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल, ऐसा सेल जिसका ऑरिजिन भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो और फंक्शन भी सेम हो। ठीक है? ये सारे सेल जब एक जगह मिल करके क्या बनाता है? एक टिश्यू बनाता है। तो क्या बोले मैंने? कि सिमिलर ऑरिजिन और सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन। ऐसा सेल जिसका सिमिलर ऑरिजिन हो, सिमिलर फंक्शन हो और सिमिलर स्ट्रक्चर हो। ये तीनों कैरेक्टर जब सिमिलर होगा
तो ये तीनों कैरेक्टर के लेकर के ये सेल, ऐसे सेल का समूह जो है एक टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। हाँ बोलिए। ये सेम स्ट्रक्चर और क्या क्या बोले सर? सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन और सेम ऑरिजिन। सेम ऑरिजिन। तो सेम फंक्शन क्या क्या हो सकता है सर? फंक्शन क्या क्या सेम हो सकता है? जैसे कि फॉर जैसे कि एग्जांपल आपको एग्जांपल बताते हैं फंक्शन क्या क्या सेम हो सकता है। जैसे कॉलुमनर सेल पढ़े हैं? नो सर। नहीं, टिश्यू नहीं पढ़े हैं आप लोग, हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एक थायराइड हार्मोन का नाम तो सुने हैं ना? थायराइड हार्मोन का नाम सुने हैं? थायरोक्सिन का। हाँ थायरोक्सिन, यस सर। थायरोक्सिन सुने हैं? तो थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से बनता है, बनता है ना? तो वो जो थायराइड ग्लैंड का जो सेल होता है, तो वो जो भी सेल थायरोक्सिन बनाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो सेल जो भी सेल बनाता हो, मान लीजिए कि 100 सेल है, 100 सेल है, और 100 सेल जो है वो क्या बना रहा है? थायरोक्सिन बना रहा है। क्या बना रहा है? ये कौन लिख रहे हैं बोर्ड पे? उसको मिटाइए आप लोग। हाँ, थायरोक्सिन जो है, ये मान लीजिए कि 100 सेल है, और इसका जो स्ट्रक्चर क्या है? सेम। और ये इसका जो पैदाइशी हुआ ये सेल का, वो एक ही सेल से हुआ, एक जगह का ओरिजिन है। जैसे मैंने आपको ये कहा कि आप मान लीजिए कि 5 भाई बहन है, ठीक है, और 5 भाई बहन है, और उसका माँ बाप क्या है? सेम है, तो सिमिलर ओरिजिन हो गया। मान लीजिए कि पांचों भाई बहन जो है डॉक्टर है, तो फंक्शन क्या हो गया? सेम है। और पांचों भाई बहन देखने में भी एक जैसा है, तो क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, तो सिमिलर ओरिजिन हो गया। देखने में भी एक जैसा है और काम भी एक जैसा करते हैं, तो क्या हो गया? सेम फंक्शन। सेम फंक्शन हो गया, सेम स्ट्रक्चर हो गया, और सेम ओरिजिन हो गया। तो वैसा ही है कि जब कोई भी सेल का ओरिजिन जो है 100 से, ये मान लीजिए 3 सेल है, और ये ओरिजिन हुआ है इससे, इस माता पिता से, ठीक है, तो इसका ये जो है से एक सेल से बना है, यहाँ पर माता पिता न कहें, ये 3 सेल है, ठीक है, और ये इस सेल से डिवाइड होके बना है, इस सेल से डिवाइड होके बना है, तीनों सेल। तो क्या इसका ओरिजिन सेम है ना तीनों का? यस सर। अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, हम बनाए थोड़ा टेढ़ा बना दिए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर भी क्या है? सेम है। और ये इसका फंक्शन भी सेम है। ये तीनों सेल जो रिलीज करता है थायरोक्सिन, क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। तो फंक्शन भी सेम हो गया। तो इसलिए कहा गया कि ऐसा मतलब कि जो ये तो तीनों सेल जब मिलेगा आपस में, तो इसको क्या बोलेंगे? टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। मतलब 3 एग्जाम्पल लिए, सेल तो बहुत सारा होता है, 3 एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिए हैं। सेल तो बहुत सारा होता है, तो ये सारे सेल मिलके क्या बनाएगा? एक टिश्यू बनाएगा। हाँ, जब डिफरेंट टाइप का टिश्यू मिलता है तो वो क्या बनाता है? ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। कैसे? जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं कि ये टिश्यू जो है थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन रिलीज करता है। अब इसके पास तो ब्लड वेसल्स होना चाहिए ना, ब्लड वेसल्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही रास्ता से इसके पास क्या जाएगा? ब्लड सप्लाई होगा। ब्लड सप्लाई होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज वापस ले जाएगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, ये सारा सब्सटेंस इसको देगा सेल को। देखिए ये टिश्यू ब्लड वेसल्स तो अलग है ना, और ये थायराइड का टिश्यू अलग है, ठीक है। और कुछ मतलब कि इसको जो ये टिश्यू को पकड़ के एक जगह पे रखने वाला भी तो कोई टिश्यू होना चाहिए ना जी। तो ये भी अलग टिश्यू है, ये भी अलग टिश्यू है, और ये भी अलग टिश्यू है। तो देखिए एक तरह का टिश्यू, दूसरा तरह का टिश्यू,
तीसरा तरह का टिश्यू। ये तीनों टिश्यू आपस में आ करके क्या बना दिया, एक ऑर्गन बना दिया। ऑर्गन। ठीक है, ये ऑर्गन। मान लीजिए कि अगर ब्लड वेसल्स नहीं हो, हम समझाने के लिए लिए हैं कि डिफरेंट टाइप का टिश्यू, तो ये क्या बना देगा, ऑर्गन। तो जब डिफरेंट टाइप का टिश्यू मिलता है तो एक क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन। समझ में आई बात? यस सर। जब सिमिलर तरह का मतलब कि सेल होगा, सिमिलर ओरिजिन होगा, सिमिलर फंक्शन होगा, क्या बनाएगा, टिश्यू। आज जब 3 तरह का जो है टिश्यू आ जाएगा, या 4 तरह का आएगा, 10 तरह का भी हो सकता है, ठीक है, तो वो टाइप जितना भी हो, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप का टिश्यू होना चाहिए। जब ये आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, ऑर्गन। अब ऑर्गन सिस्टम किसको कहेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम कहेंगे जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन मिलके, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन मिलके और उसके रिलेटेड फंक्शन करता हो। आप कैसे समझेंगे कि रिलेटेड फंक्शन है? जैसे किडनी, किडनी का काम क्या है, यूरिन बनाना, ठीक है। यस सर। यूरेटर का काम क्या है, उससे पास करना, यूरिनरी ब्लैडर तक का पहुंचाना, है ना। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, वो उसको स्टोर करता है यूरिन को, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से क्या चला गया, यूरेथ्रा। तो ये सब का एक मकसद क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, यही मकसद है। यस। तो ये देखिए, किडनी एक टाइप का ऑर्गन हो गया, यूरेटर दूसरा टाइप का ऑर्गन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर तीसरा टाइप का ऑर्गन हो गया, और यूरेथ्रा चौथा टाइप का ऑर्गन हो गया। मतलब 4 ऑर्गन मिल करके एक क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ में आई बात? यस सर। एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन मिला तो क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आप सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और ब्लड वेसल्स, क्या है, ब्लड वेसल्स, ये 2 तरह का ऑर्गन है। ब्लड वेसल्स, ये आर्टरी और वेन क्या है, ये ऑर्गन है। ये हार्ट क्या है, ऑर्गन है। और ये जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन मिला, देखिए हार्ट का भी काम क्या है, ब्लड को पंप करना, और ब्लड वेसल्स का काम क्या है कि ब्लड को लाना और हार्ट के पास से लाना और ले जाना। तो दोनों का फंक्शन क्या है, रिलेटेड है, रिलेटेड है ना। दोनों ब्लड को आगे, ब्लड का ही काम करता है। तो ये क्या हो गया, सर्कुलेटरी, दोनों मिला के क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए कि जैसे कि क्या हो गया, बहुत सारा सिस्टम जब मिलेगा तो एक इंडिविजुअल बनाएगा। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। उसके बाद जो है क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब सारा सिस्टम मिलके क्या बनाएगा, एक इंसान बनाएगा। जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक इंसान बनाते हैं। सर क्या क्या नाम बोले, रेस्पिरेटरी, एक्सक्लेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न कहिए, सिर्फ नर्वस सिस्टम कहिए, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जी, है ना। जी जी। हाँ, तो डाइजेस्टिव तो सिस्टम भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम मिला करके एक क्या बनाता है, और भी सिस्टम है, तो ये सब सिस्टम मिला करके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट बॉडी बनाता है। एक कंप्लीट, चाहे वो एनिमल का हो या ह्यूमन का हो। तो इसलिए कहा गया कि एटम से
मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल या फिर एक ह्यूमन। ठीक है सर स्टार्टिंग से बोले तो एटम, जी बहुत सारे एटम मिला तो जी मॉलिक्यूल बना। जी एटम, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बना क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सिंपल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म से क्या बना सेल, और सेल से क्या बना टिश्यू, और टिश्यू से क्या बना ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बना ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मतलब ऑर्गन मिला तो ऑर्गन सिस्टम बनाया, और बहुत जी। सारे ऑर्गन सिस्टम मिला तो क्या बना एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बना, बना ना, जी ह्यूमन हो या फिर मतलब कि कोई एनिमल हो तो एक इंडिविजुअल बना। आज जब बहुत सारे आदमी एक ही जैसा हो और एक जगह पे मौजूद होता है तब कहते हैं पॉपुलेशन। जब बहुत सारे पॉपुलेशन एक जगह पे मिलते हैं तो क्या कहते हैं कम्युनिटी, और बहुत सारे कम्युनिटी मिलकर क्या बनाते हैं इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं बायोस्फीयर। बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, और स्फीयर का मतलब क्या होता है सतह, ऐसा सतह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हो। तो ये पूरी दुनिया का मिल जाएगा, पूरी दुनिया जहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो उसको बायोस्फीयर कहेंगे, पूरी दुनिया को क्या कहेंगे बायोस्फीयर, जिसमें प्लांट एनिमल ह्यूमन सब हो जाएगा, बैक्टीरिया वायरस सारे कम्युनिटी मिल जाएंगे, इकोसिस्टम मिल जाएगा। तो ये तो आपको बताए कि एक एटम से एक इंसान कैसे बना, ठीक है, और एक इंसान से एक इंसान तक का ही रहने दीजिए, ज्यादा आगे बताएंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो एक इंसान बना, अब वही इंसान के बारे में आपको पढ़ना है, वही इंसान के बारे में जिस इंसान को अभी आपने एटम से एक इंडिविजुअल तक का देखे, अब उसी इंसान के बारे में पढ़ना है। जब आप उस इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी बात आएगी, ऑर्गन आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा, टिश्यू आएगा, सेल आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा, एटम आएगा। ये सब के बारे में आप एक इंसान के अंदर पढ़ेंगे, इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। और जब ये नॉर्मल हालात में रहेंगे तो वो हेल्दी है, अगर एबनॉर्मल हालात में रहेंगे तो वो क्या है डिजीज सफर कर रहा है, एबनॉर्मल है, और वो आपके पास जो जाएगा तो वो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेल का काम क्या है, उस सेल के बारे में आप पढ़ेंगे, टिश्यू का काम क्या है, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन का काम क्या है, ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और नॉर्मल पढ़ेंगे पहले, फिर उसका एबनॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 सेल का नाम बता सकते हैं क्या 2-3 सेल का? यस सर। हाँ हाँ, तो 2-3 सेल का जैसे कि हेपेटिक सेल जी एक सेल हो गया, उसके बाद जो है ये एस्प्लेनिक सेल या लीनो सेल, मायोकार्डियल सेल, न्यूरॉन जिसको नर्व सेल कहते हैं, न्यूरॉन, जैसे आपका जो ऐसे मैक्रो ये मोनोसाइट, डब्ल्यूबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी सेल ही है प्लेट। जी जी तो ये हाँ, तो ये सब क्या है सेल है। जैसे कि आप इसमें जीआईटी का सेल लेंगे तो वहां पर भी अलग अलग तरह का सेल बहुत सारा मौजूद है। तो नर्व सेल बता दिए आपको, जो है कार्डियक सेल बता दिए ना, मायोकार्डियल सेल, हेपेटिक सेल, लीनो सेल, ये सब क्या है
स्प्लेनिक सेल, ये सब सेल है। जैसे कि अगर आप टिश्यू में जाएंगे तो कॉलुमनर सेल, क्यूबॉइडल सेल, स्क्वामस सेल, और बताएं सेल का नाम। बता सकते हैं, बट किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना। आपको जानना ज्यादा होगा तो फिर कॉल कर लेंगे, चूंकि हो सकता है दूसरे को डिस्टर्ब हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, 4-5 तो बता दिए एग्जाम्पल ना, तो आप उससे समझे। ठीक है, जी। तो ये जो है सारा तो ये इसी चीज के बारे में आप पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे, नॉर्मल फंक्शन है या एबनॉर्मल फंक्शन है, क्यों हुआ नॉर्मल, क्यों था नॉर्मल, क्यों हुआ एबनॉर्मल, यही चीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन कहाँ मौजूद है, उसका काम क्या है, वो नॉर्मल है किस हालात में रहता है और एबनॉर्मल किस हालात में रहता है, इसी चीज को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं, तो ये चीज समझ गए आप लोग। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो बिल्कुल बिना हेजिटेशन का पूछिए। यस सर। तो जैसे WBC एक सेल है, तो क्या RBC भी एक सेल है? हाँ सेल है। वो कहाँ पाया जाता है? ये WBC और RBC और प्लेटलेट, ये तीनों कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा में मौजूद होता है, सस्पेंडेड होता है। जो कल मैंने आपको बताया था कि ब्लड कहाँ मौजूद होता है, तो अभी तो ये क्या होता है, फ्रीली मूव से। देखिए बॉडी में दो तरह का सेल ऐसे डिवाइड किया गया है, एक वो सेल जो क्या है, इम्पल्स ट्रांसमिट करता हो, खरी बात की बात है, अभी आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये सब बात। ठीक है, जब बहुत सारा सेल पढ़ लेंगे हम लोग तब ये सब बात बताएंगे। ठीक है, तो अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये सेल समझ गए, टिश्यू सब समझ गए, ऑर्गन समझ गए, बॉडी समझ गए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, चूंकि ये याद भी होना चाहिए, सिर्फ याद होना चाहिए हमेशा, तभी आपको पढ़ने में आसानी होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। मेरा बेसिक बताने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग को टाइम वेस्ट करें, बताने का मकसद ये है कि आप इस चीज को याद रखेंगे तो ही आगे समझ में ज्यादा आएगा, वरना नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल होगी फिर समझने में। और फिर ये आप इल्जाम लगाएंगे जो प्रोफेसर पे कि सर लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, सर के ऊपर से बाउंस कर जाते हैं। ये बाउंस ना हो और ये वर्ड आपके जबान से ना निकले, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक चीज सब बता रहे वर्ड सब, ताकि आप वहां पे टीचर को बदनाम ना करें, खुद का मतलब की जो है बचाने के लिए। तो आइए अब ये जीन किसको कहते हैं, कोई जानते हैं जीन? जानते हैं। क्या? जीन किसको कहते हैं, जीन? जानते हैं। हाँ बोलिए, जानते हैं तो। सेम कैरेक्टर जिसमें पाया जाता है उसे जीन कहते हैं। क्या क्या क्या? सेम कैरेक्टर? यस सर। अच्छा, ऐसे लगाइए, पूरा ठोक दो, बीच में खाली ना। हाँ बताइए, और कोई बताइए। सेम पेरेंट्स का फैक्टर्स जो पाया जाता ना, अच्छा, सेम पेरेंट्स का कैरेक्टर पाया था उसको जीन कहते हैं, जीन कहते हैं। तो यही ना हो गया कि मैंने पूछा कि आपका अब्बू का नाम क्या है, तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मेरे अब्बू जो हमको खाना खिलाते हैं और मतलब कपड़ा देते हैं पहनने के लिए। तो ये आपके अब्बू का नाम नहीं हुआ ना। मैंने पूछा कि आपके अब्बू का नाम क्या है, और आप कह रहे हैं कि मैंने मेरा अब्बू जो है हमको खाना खिलाते हैं, हमको कपड़ा भी देते हैं, हमको घूमने के लिए पैसे भी देते हैं। तो ये तो आपके अब्बू का फंक्शन हो गया ना, कि नाम हुआ? बताइए। हुआ। हाँ, फंक्शन हो गया।
तो इसलिए मैंने पूछा कि जीन क्या है। तो जीन ये है कि स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के एक छोटे टुकड़े को या स्पेसिफिक टुकड़े को जीन कहते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, जीन जो है डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को या स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन डीएनए के एक छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब है कि आपने बताया कि हेरिडेटरी, तो हेरिडेटरी क्या होता है? सिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी एंड अमंग द प्रोजेनी इंडिविजुअल्स। यानी कि हेरिडेटरी उसको कहते हैं कि जब सिमिलर कैरेक्टर, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कि हो सकता है ना हो, लेकिन मान लेते हैं कि आपके मम्मी को करली बाल है, करली बाल मतलब कि घुमा हुआ बाल, और आपके पास भी घुमा हुआ बाल है, और आपके जो 3-4 भाई बहन है, 4 भाई बहन है, वो चारों को क्या है? सेम बाल है। तो ये क्या हो गया? पेरेंट में भी और बच्चे में भी, और चारों बच्चे में भी एक जैसा बाल हो गया, मतलब सिमिलर कैरेक्टर हो गया। तो जब सिमिलर कैरेक्टर मौजूद हो तो उसको हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक होगा जो पेरेंट से प्रोजेनी में पहुंचता है, इसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। उसके बाद होता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? कि डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी एंड अमंग द प्रोजेनी इंडिविजुअल्स। मतलब क्या कि जैसे कि आपके पेरेंट को करली बाल है, टेढ़ा बाल है, घुंघरेला बाल है, माता पिता को क्या है? घुंघरेला बाल है, लेकिन आप जो 4 भाई बहन है उसमें सबका बाल स्ट्रेट है, किसी का भी बाल, या फिर मतलब कि जो है एक का बाल घुंघरेला है, 2 का बाल घुंघरेला है, और किसी का थोड़ा सा घुंघरेला है, किसी का बहुत ज्यादा घुंघरेला है, और किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, किसी का जो है स्ट्रेट कम है। तो सब में अलग अलग हो गया ना। सर कलर के ऊपर भी तो इसको डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, कलर पर भी कर सकते हैं। कलर तो जनरली देखिए, कलर इसलिए कंसीडर नहीं किए हैं कि कलर जो है, अगर माँ का बाप का ब्लैक है तो हो सकता है कि बच्चे का भी ब्लैक हो, व्हाइट तो होगा नहीं जल्दी। अगर हो रहा व्हाइट तो वो क्या है? जीन का म्यूटेशन हो गया है। तो कलर को कंसीडर करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन वही अगर शेप को कंसीडर करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शेप में ज्यादा डिफरेंस देखने में और समझने में आसानी होती है। ठीक है? तो जब ये वेरिएशन मिले, जैसे कि आपके मम्मी और पापा जो है काफी लंबे लंबे, लेकिन आप जो 4 भाई बहन है, एक मास लंबे तो है लेकिन पेरेंट से कम लंबे है, लेकिन आप चारों भाई बहन में सबसे ज्यादा लंबे हैं। एक उससे कम है, एक उससे कम है, और एक उससे कम। तो सब अलग अलग हो गया ना, माँ बाप भी अलग हो गया, बच्चे सब भी अलग हो गए। तो इसको कहते हैं कि वेरिएशन। क्या कहते हैं? वेरिएशन। इसी को दोनों को जब कैरेक्टर को मिला देंगे तो हेरिडेटरी वेरिएशन कहते हैं। मतलब सिमिलर कैरेक्टर और डिफरेंट कैरेक्टर जब पेरेंट और प्रोजेनी में मौजूद हो तो उसको कहते हैं हेरिडेटरी वेरिएशन। ये वर्ड समझ गए? ठीक है? अब आइए, कल जो हम रोके थे वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। कल बता रहे थे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछते हैं कि एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। हेलो, हाँ बोलिए। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? अहमद सर बोल रहे हैं। क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। मैं आमिर बोल रहा हूँ DPMI से।
सर हाँ बोलिए। मैं सारे पार्टिसिपेंट से ये कहना चाहूँगा और स्पेशली आपकी आवाज कट के आ रही है। स्पेशली साफिया गुलजार सर जी, आई थिंक आप शायद टाइम मतलब ओवर सारे हो गया और पार्टिसिपेंट शायद यही कहना चाह रहे होंगे। हेलो, अब वॉइस क्लियर है अच्छा मेरी? जी, आवाज वॉइस इनकी नहीं मिल पा रही है, हम लोग जी गेट नहीं कर पा रहे हैं वॉइस, लेकिन एक्चुअली टाइम ओवर हो गया है। बच्चे हेलो, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि वो लोग क्या मेरी वॉइस क्लियर है? स्ट्रेन हो जाए। अच्छा ठीक है, तो क्या स्टूडेंट लोग आज छोड़ देते हैं? बट इसका आंसर बताना चाहते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी जो अर्थ पर है वो सन है। देखिए वहां से आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, हेलो, इसलिए नेक्स्ट क्लास अगर हम मुझे मिला तो इंशाल्लाह आप लोग को पूरी बात बताएंगे, ठीक है? मेरी वॉइस आज आ का रही है सेशन सर बहुत ही अभी? अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा आज का सेशन भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी सेशन अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो आज सर यहीं पर कंप्लीट कर दीजिए सेशन को। जी 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 सर, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर किया जाए सर। जी जी ठीक सर है। मेरी वॉइस आ रही है एक्चुअली मुझे? हेलो बोलिए, हाँ बोलिए। जी, हेलो, आप कॉल कर ले कॉल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप कॉल कर ले। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप कॉल कर लेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट आज यहीं रोकते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? सर बट इसका आंसर बता रहे हैं सोर्स। आई विल गिव यू आंसर नेक्स्ट क्लास। जो है सर बट सुन तो ले। वो मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर कर रहे हैं और मेन वो सोर्स अपना ऑफ अनम्यूट। एनर्जी ऑन दिस अर्थ इज सनलाइट, यस सर, राइट? ओके ठीक सर, ठीक। यस तो सर, मेन सोर्स जो एनर्जी का है वो अर्थ पे वो क्या है? सनलाइट है, सनलाइट है। सनलाइट। हाँ ठीक है, आंसर मिल गया आपको। अब ये इससे सर हमको आगे पता की था, बात, बता रहे थे। चलिए तो अब अच्छी बात है, पता था तो अच्छी बात है, जिनको पता नहीं उनको मालूम चल गया। अब नेक्स्ट जी क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जी। ठीक। खाना नहीं खाया।